अभी मैं गंगा के साथ में कुछ एपिसोड्स को डाल रहा हूँ, बाकी मॉर्निंग में डाल दूँगा। कल सारे सारे सीरीज़ के एपिसोड मिल जाएंगे इंक्लूडेड टुडे। बाकी 2-3 दिन और एपिसोड कंटिन्यूस दूंगा मैं। उसके बाद डेली आना शुरू हो जाएंगे आपके एपिसोड, अल्टरनेटिव में नहीं आएंगे। फिलहाल के लिए कल मॉर्निंग शाम तक मैं कल प्रोवाइड करूँगा एपिसोड्स को, बाकी आज 1-2 प्रोवाइड कर दूँगा। युवराज उछलकर आगे बढ़ा और आरव को जोर से गले लगा लिया। इन सालों में वह अपने इस अच्छे भाई को लेकर लगातार चिंतित और दुखी रहा था, यहाँ तक कि कई बार चुपके से आंसू भी बहाए थे। आज जब दोबारा मुलाकात हुई, तो दिल पर छाए सारे काले बादल एक पल में छट गए। इतने सालों से कहाँ गायब था, बदमाश? आरव मुस्कुराया। उसे उस गहरे भाईचारे का एहसास हो रहा था, जिसने उसका दिल गर्म कर दिया। ठीक है, अब ज्यादा इमोशनल मत हो, वरना मेरी औरत गलत समझ लेगी। अरे बदमाश, तूने फिर से इतनी सारी खूबसूरत बीवियां कब ढूंढ ली? युवराज ने आरव को छोड़ा और तभी उसकी नज़र उसके पीछे खड़ी आरुषि, हु याओ याओ और बाकी लड़कियों पर पड़ी। उसके चेहरे पर साफ हैरानी झलक उठी। मैं क्या करूं, यह इतना हैंडसम है कि लड़कियों से बच ही नहीं पाता। आरव ने हाथ बढ़ाकर युवराज के कंधे पर थपकी दी। पहले इन मक्खियों से निपट लेते हैं, बाद में आराम से बात करेंगे। दोनों साथ साथ जमीन पर उतरे। आरव के आते ही पूरे मैदान का माहौल एकदम बदल गया। जानवी और वहां मौजूद बाकी लोग सब राहत की सांस लेने लगे, जैसे कोई उद्धारक आ गया हो। काले जादू की वजह से जो डर का साया छाया हुआ था, वह पूरी तरह छट गया। श्रीसिक स्तब्ध रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि आरव इस समय अचानक वापस आ जाएगा। हालांकि वह ज्यादा घबराया नहीं। आध्यात्मिक ऊर्जा के पुनर्जागरण के बाद उसका काला जादू बोनाइचाई के समय से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो चुका था। ऊपर से उसके पीछे 3 बूढ़े दैत्य जैसे अस्तित्व खड़े थे। उसे बिल्कुल यकीन नहीं था कि आरव जैसा इतना युवा लड़का उनका मुकाबला कर पाएगा। लड़के, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू अब भी जिंदा होगा। अच्छा है, आज पुराने हिसाब भी निपटा लेते हैं। श्रीसिक ने अपनी पहचान वाली मुस्कान फिर से दिखाई। तूने मेरे सीनियर भाई बोनाइचाई को मारा था। अगर अभी घुटनों पर बैठकर सरेंडर कर दे, तो तू मेरी तरह कुत्ते की तरह जिंदा रह सकता है। वरना आज तेरा मरना तय है। आरव ने पलटकर उसकी ओर देखा। उसकी निगाहें पल भर में बर्फ जैसी ठंडी हो गईं। युवराज और जानवी उसके लिए बेहद अहम थे। अगर वह समय पर वापस न आता, तो शायद वे इन दुष्ट जादूगरों के हाथों मारे जा चुके होते। ऐसे लोगों के लिए उसके दिल में जरा भी दया नहीं थी। वैसे भी, उसका यहाँ आने का मकसद ही सभी संभावित खतरों को पूरी तरह मिटाना था। मैं तुम्हें एक ही मौका देता हूँ हमला करने का, ताकि मरने के बाद नरक के राजा से शिकायत न कर सको। दिल के किसी कोने में श्रीशाक अब भी आरव से डर रहा था। असल में वह चाहता था कि पीछे खड़े बूढ़े दैत्य पहले हमला करें। लेकिन अब जब सामने से चुनौती मिल गई थी, तो वह पीछे हट भी नहीं सकता था। अगर मौत ही मांग रहे हो, तो मैं ही तुम्हें पहुंचा देता हूं। श्रीशाक के हिसाब से भले ही वो जीत न पाए, पर हार भी बहुत अलग नहीं होगी। एसके स्टोरी अपलोडर। पीछे खड़े 3 बूढ़े दैत्य आखिरकार मदद के लिए आ ही जाते। ये सोचकर उसने हाथ लहराया। उसके पीछे खड़े 2 गोल्डन कॉप्स दहाड़ते हुए आगे झपट पड़े। उनकी ताकत को रोका नहीं जा सकता था। आरव, सावधान! पीछे खड़े युवराज ने घबराकर आवाज लगाई। वह खुद गोल्डन कॉप्स की ताकत का सामना कर चुका था। उसकी शक्ति किसी शीर्ष हेवनली रेल्म विशेषज्ञ से कम नहीं थी, और ऊपर से 2 एक साथ हमला कर रहे थे। उसे नहीं पता था कि आरव असल में कितना शक्तिशाली है, इसी वजह से उसने चेतावनी दी। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही सामने मौजूद दोनों गोल्डन कॉप्स के शरीर से अचानक एक अजीब सी नीली आग की लपट फूट पड़ी। आमतौर पर गोल्डन कॉप्स का शरीर इतना मजबूत होता है कि ड्रैगन एंड फीनिक्स ट्विन ब्लेड्स भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती, साधारण आग की तो बात ही क्या। लेकिन सामने की यह नीली आग बिल्कुल साधारण नहीं थी। शुरुआत में वह बस मोमबत्ती की लौ जितनी थी, मगर पल भर में उसने पूरे शरीर को ढंक लिया। इसके तुरंत बाद गोल्डन कॉप्स का शरीर गायब होने लगा, सीधा शून्य में परिष्कृत हो गया। राख का एक कण तक नहीं बचा। कोई कुछ समझ पाता, उससे पहले ही वे दोनों विशाल आकृतियां पूरी तरह मिट चुकी थीं। हवा में बस उनकी आत्माओं की 2 लगभग पारदर्शी धाराएं तैर रही थीं। ये उन कठपुतली पपट की बची खुची आत्माएं थीं, जिन्हें जिंदा रहते एक जादूगर ने निर्दयता से उनके शरीर में कैद कर दिया था। अगर आरव बीच में न आता, तो शायद इस जन्म में उन्हें पुनर्जन्म का मौका भी न मिलता।
वे हवा में तैरते हुए आरव की ओर झुककर नमन कर रहे थे। अगर उनके पास शरीर होता तो शायद कृतज्ञता के आंसू बहा रहे होते। ठीक है, अब जाओ और पुनर्जन्म लो। आरव ने यूं ही हाथ हिलाया और वे दोनों आत्माएं सीधे पुनर्जन्म के चक्र में चली गईं। शीर्षक की आंखें डर से फैल गईं। उसकी मुस्कान गायब हो चुकी थी, उसकी जगह सिर्फ भयानक आतंक रह गया था। वे दोनों गोल्डन कॉप्स उसने खुद बनाए थे और आध्यात्मिक ऊर्जा के जागरण के बाद उनकी ताकत और भी बढ़ गई थी। उसे लगता था कि इन दो दैत्यों के साथ वह अजेय है, इंडिया ही नहीं पूरी वर्ल्ड में। लेकिन अब वे इस युवा के सामने एक पल भी नहीं टिक पाए और सीधे नष्ट हो गए। साथ ही वह चाहे जितना दिमाग दौड़ाए, समझ नहीं पा रहा था कि वह गहरी नीली आग आखिर है क्या और उसमें इतनी भयानक शक्ति कैसे है। मैंने कहा था, तुम्हारे पास बस एक ही मौका था, अब मरो। अगर कोई सवाल हो तो जाकर यमराज से पूछ लेना। आरव ने ये कहते हुए उंगली झटकी। गहरी नीली आग की एक छोटी सी लपट धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। लौ सिर्फ अंगूठे जितनी थी, उसमें कोई गर्मी महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन शीर्षक पूरी तरह डर चुका था। वह जरा भी लापरवाही नहीं बरत सकता था। जाओ, शीर्षक ने हाथ लहराया। दो काले छोटे सांप उड़ते हुए बाहर आए। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये आरव को रोक लेंगे, बस इतना चाहता था कि ये आग को पल भर के लिए रोक लें ताकि वह भाग सके। लेकिन यह महज उसकी गलतफहमी थी। वे दोनों जहरीले सांप, जो हमेशा बेहद खूंखार रहते थे, नीली आग के सामने मुंह खोलने से पहले ही भाप बनकर उड़ गए, एक निशान तक नहीं बचा। शीर्षक स्तब्ध रह गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसने सालों की मेहनत से पाले हुए जहरीले कीड़े मकोड़े यूं ही मिट गए, और सबसे बुरी बात, वे एक पल भी नहीं कह पाए। अब उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। उसने जल्दी से हाथ लहराया और काले धुएं का एक गुबार निकलकर नीली आग को धंकने लगा। लेकिन ये बस एक पल के लिए था। आग बिना रुके आगे बढ़ती रही, रास्ते में आने वाले हर काले धुएं को जला कर खत्म करती गई। यह आखिर चीज क्या है? घबराहट में शीर्षक एक एक कर सब कुछ फेंकने लगा, खोपड़ियां, जादुई डंडे, क्रिस्टल बॉल, तरह तरह के जहरीले कीड़े। जिंदा रहने के लिए उसने कुछ भी नहीं छोड़ा, लेकिन आखिर में सब बेकार साबित हुआ। उस आग के सामने हर चीज शून्य में बदल गई। यही स्ट्रेंज फायर की ताकत थी, वर्ल्ड की हर चीज को परिष्कृत करने की क्षमता। सीनियर, मुझे बचाओ। इस पल शीर्षक पछतावे से भर गया। अगर पहले ही जान लेता तो इतना जिद्दी क्यों बनता? सीधे उन तीन बूढ़े दैत्यों के पीछे छिप जाना चाहिए था। इज्जत कितनी भी अहम हो, जान से ज्यादा नहीं। अब तो भागने का भी मौका नहीं बचा था। उसकी पुकार पूरी भी नहीं हुई थी कि तीनों बूढ़े कुछ कर पाते, उससे पहले ही नीली आग उसके सामने पहुंच चुकी थी। जैसे ही आग ने उसके शरीर को छुआ, वह भड़क उठी। उसे दर्द महसूस करने का भी मौका नहीं मिला और उसकी चेतना समाप्त हो गई। स्ट्रेंज फायर की भयानक तपिश में न सिर्फ उसका जीवन, बल्कि उसकी तीन आत्माएं और 7 प्राण भी पूरी तरह परिष्कृत होकर शून्य में विलीन हो गए। कुछ भी शेष नहीं रहा। जो जादूगर कभी दिल्ली और पूरे इंडिया को निगलने का सपना देख रहा था, उसने अपनी लालच और अज्ञानता की कीमत अपनी जान से चुकाए। तभी उसके पीछे खड़े तीन बूढ़े दैत्यों ने धीरे धीरे सिर उठाया और उनकी ठंडी निगाहें सामने की ओर टिक गईं। असल में, अगर वे चाहते तो पहले ही हमला कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। इन पुराने दैत्यों की नज़र में किसी शिष्य की मौत कोई बड़ी बात नहीं थी। वे तो शीर्षक को सिर्फ आरव की ताकत परखने के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे, मगर आखिर में वह मिट गया और वे उसकी असली ताकत को ठीक से देख भी नहीं पाए। इंडियन लोग, हमने सोचा था कि इतनी लंबी नींद के बाद, जब सारे पुराने दैत्य जा चुके होंगे, तो ये वर्ल्ड हमारे लिए बहुत सूनी हो जाएगी, लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कि तुम लोग हमें इतनी बड़ी सरप्राइज दोगे। ये बात सबसे बाएं खड़े व्यक्ति ने कही। उसकी आवाज़ भारी और कठोर थी, जैसे उसने बहुत लंबे समय से बोलना ही छोड़ दिया हो। रखा, किंग ऑफ ब्लैक मैजिक, इंडिया के लोगों के लिए एक बिल्कुल अनजान नाम था, लेकिन मंचूरिया में वह बेहद प्रसिद्ध और दंतकथाओं जैसा व्यक्ति था। कहा जाता है कि हजारों साल पहले वह सबसे शक्तिशाली जादूगर था, लगभग पूरी वर्ल्ड में अजेय। किसी अज्ञात कारण से वह अचानक गायब हो गया था। कुछ लोगों का मानना था कि वह मर चुका है, लेकिन अब पता चला कि वह सिर्फ सो रहा था और आज फिर से वर्ल्ड के सामने प्रकट हो गया है। तुम काफी ताकतवर हो, लेकिन हमारे सामने अभी भी बहुत कमजोर हो। अभी घुटनों के बल झुककर सरेंडर कर दो, तब भी देर नहीं हुई है, वरना बाद में पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा।
एक पूर्व राजा होने के नाते रका ने बेहद घमंड भरे अंदाज में कहा। हालांकि वह अभी आरव की असली ताकत को पूरी तरह समझ नहीं पाया था, लेकिन उसे बिल्कुल भरोसा नहीं था कि इतना युवा आदमी उसका मुकाबला कर पाएगा। तू कमीना बूढ़ा, मेरे भाई से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे की? राकेश पिछले कुछ दिनों से एक ही बात सोच रहा था, अनामिका का पीछा कैसे किया जाए। उससे पहले उसे अपने बड़े भाई की मंजूरी लेनी जरूरी थी। इसी वजह से वो तुरंत कूद पड़ा ताकि अपने बड़े भाई के सामने अच्छा प्रभाव छोड़ सके। तुम जैसे बूढ़े आदमी को तो बहुत पहले मर जाना चाहिए था। मेरे बड़े भाई के सामने इतना घमंडी बनने की हिम्मत तुम्हें किसने दी? मौत को न्योता दे रहे हो? रखा गुस्से से भर उठा। वह एक दंतकथाओं वाला जादूगर था, उससे इस तरह बात करने की हिम्मत कौन कर सकता था, यहाँ तक कि मैन का राजा भी नहीं। जब तुम मरना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें असली ब्लैक मैजिक दिखाता हूँ। ये कहते हुए उसने अपने चौड़े चोगे की आस्तीन लहराई। तुरंत आसपास से चीख पुकार की आवाजें उठीं और सबके सामने 1 मीटर से भी लंबा काला सेंटिपीड प्रकट हो गया। ये जीव बेहद विशाल था, सामान्य सेंटिपीड से सैकड़ों गुना बड़ा। उसकी 2 खूंसी लाल आंखें डरावनी रोशनी बिखेर रही थीं और सामने की 2 विशाल पंजे स्टील की छुरियों जैसे तेज थे। उसके पूरे शरीर से सड़ीगली जहर की बदबू फैल रही थी। साफ था कि यह कोई साधारण जहरीला कीड़ा नहीं था, लेकिन राकेश राक्षसों को देखने का आदी था, तो वह एक सेंटिपीड से क्यों डरता? उसने होंठ टेढ़े किए और कहा, बूढ़े, मुझे लगा था तू कोई नया खेल दिखाएगा। इतनी बड़ी कीड़े से क्या हो जाएगा? रखा ने ठंडी हंसी हंसी हाथ उठाकर इशारा किया। विशाल सेंटिपीड दहाड़ता हुआ राकेश की ओर झपट पड़ा। उसने अपने दोनों बड़े पंजे लहराए और साथ ही काले जहर की धारें उगल दीं। राकेश पहले ही ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग स्टेज के शिखर पर था, उसे इस तरह के जहर की जरा भी परवाह नहीं थी। एसके स्टोरी अपलोडर। उसने पीठ के पीछे से तलवार खींची, रोशनी की एक चमक सेंटिपीड की ओर गई। पुफ! एक भारी आवाज हुई। विशाल सेंटिपीड तलवार से 2 टुकड़ों में कट गया और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। आरव ने हल्की सी भौहें सिकोड़ ली। उसे लगा कि यह चीज कुछ अजीब है, कटने के बावजूद जरा भी खून नहीं निकला। राकेश ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और हंसते हुए बोला, कैसा लगा? इतना बेकार कीड़ा। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसका चेहरा जम गया। उसके सामने पड़ा सेंटिपीड, जो 2 हिस्सों में कटा था, हिलने लगा। मरने के बजाय वो 2 बराबर आकार के सेंटिपीड में बदल गया। वे दोनों फिर से दोनों ओर से अपने विशाल पंजे लहराते हुए उस पर झपट पड़े। अभी भी जिंदा है। मजेदार है। राकेश पल भर को चौंका, लेकिन उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया और एक और मुक्का मारा। इस बार उसने तलवार नहीं, बल्कि सीधे मुट्ठी से हमला किया। ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग स्टेज के शिखर के विशेषज्ञ का एक मुक्का ही काफी होता है। भयानक ऊर्जा चारों ओर फैल गई और दोनों सेंटिपीड चकनाचूर होकर जमीन पर गिर पड़े। अब तो मर गए होंगे छोटे जानवर। राकेश ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखें फैल गईं, चेहरा हैरानी से भर गया। जमीन पर पड़े सेंटिपीड फिर से बदलने लगे। पलक झपकते ही वे दर्जनों काले सेंटिपीड में बदल गए। सबसे डरावनी बात यह थी कि नए सेंटिपीड आकार में जरा भी छोटे नहीं हुए, वे पहले जितने ही बड़े थे। 1 से 2, 2 से दर्जन और दर्जनों विशाल सेंटिपीड चारों ओर फैल गए। दृश्य बेहद डरावना था। मुझे यकीन नहीं होता कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता। राकेश सच में गुस्से में आ गया। वह पल भर में एक सेंटिपीड के सिर पर पहुंचा, जोर से पैर मारा और उसे पूरी तरह कुचल दिया। फिर दूसरा, फिर तीसरा। हालांकि सेंटिपीड की संख्या बहुत ज्यादा थी, लेकिन उसकी गति बिजली जैसी थी। पलक झपकते ही उसने सबको कुचल दिया। उसे लगा कि सब खत्म हो गया है, लेकिन जैसे ही उसने पलटकर देखा, जमीन से फिर सेंटिपीड निकलने लगे, लेयर दर लेयर, अंतहीन, पहले से कई गुना ज्यादा। ये देखकर सभी की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। यह अभी भी सेंटिपीड है। ये तो राक्षस है। जितना मारो उतने ही बढ़ते जा रहे हैं, इन्हें खत्म ही नहीं किया जा सकता। सब लोग दहशत में थे, लेकिन रखा जोर जोर से हंसने लगा। देखा, ये है एंशिएंट जहरीला सेंटिपीड, अनडाइंग सेंटिपीड। और स्के स्टोरी अपलोडर। मैं इसके साथ हजारों साल सोता रहा हूँ। अब जब ये दोबारा वर्ल्ड में आया है, तो इसकी ताकत पहले से कहीं ज्यादा हो चुकी है। उसने तिरस्कार से कहा, मानना पड़ेगा, तुम में थोड़ी काबिलियत है, लेकिन फिर भी क्या, मेरा अनडाइंग सेंटिपीड पूरी तरह अमर है, इसे कोई नहीं मार सकता।
राकेश को बेहद झुंझलाहट हुई। वह ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग स्टेज के शिखर पर था और शक्तिशालियों में शक्तिशाली था, लेकिन ऐसे अमर राक्षस के सामने वह भी बेबस था। आरव ने भी हल्की सी भौहें चढ़ाईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस सेंटिपीड की पुनर्जनन शक्ति इतनी भयानक होगी। ऐसी ताकत उसने पहले सिर्फ बेबी टाइगर में देखी थी। फर्क ये था कि एक जेनेटिकली मॉडिफाइड साइबॉर्ग था, एक जन्मजात मार्ग, जबकि दूसरा ब्लैक मैजिक से प्राप्त किया गया दुष्ट तरीका था। लगता था कि अनडाइंग सेंटिपीड को पूरी तरह नष्ट करने के लिए किसी और तरह की आग चाहिए। अगर हेवन बर्निंग पर्पल फ्लेम काम न करे तो नेदरवर्ल्ड अर्थ को फायर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन तभी एक परछाई चमकी और वह छोटा सा प्राणी उसके सामने आ गया। चूं चूं, अभी अभी जागा वह छोटा सा जीव अपनी नन्ही पंजों से आंखें मल रहा था। बेहद प्यारा लग रहा था। फिर सामने मौजूद काले सेंटिपीड को देखकर उसकी आंखें चमक उठीं और उसने खुशी की आवाज निकाली। जो अनडाइंग सेंटिपीड अभी तक घमंडी था, वह उस छोटे से जीव को देखते ही ढीला पड़ गया। उसका पूरा शरीर कांपने लगा, हिलने की हिम्मत तक नहीं हुई। मौजूद सभी लोग हैरान थे। इतना छोटा सा जीव इतनी बड़ी संख्या में राक्षसों को कैसे डरा सकता है? फिर और भी चौंकाने वाला दृश्य सामने आया। छोटा सा जीव चमका और सीधे एक अनडाइंग सेंटिपीड के सिर पर पहुंच गया। उसने मुंह खोला और विशाल काला सेंटिपीड काली धुएं की लकीर में बदलकर सीधे उसके मुंह में खींच गया। यहां तक कि रखा भी सन रह गया। यह अनडाइंग सेंटिपीड एक एंशंट गूवर्म था, अमर शरीर वाला। इतने सालों में वह कभी किसी से नहीं डरा था, लेकिन इस छोटे से जीव के सामने सेंटिपीड आत्मा की गहराइयों से डर गया। रखा उसे घूरता रहा, लेकिन समझ नहीं पाया कि यह छोटा सा जीव आखिर है क्या। बस उसे ये समझ आ गया कि उसकी चाल अब नाकाम होने वाली है। उसने हाथ उठाकर इशारा किया, सेंटिपीड को वापस बुलाने की कोशिश की। लेकिन छोटा सा जीव उसे यह मौका देने वाला नहीं था। जो स्वादिष्ट खाना मुंह में आ गया हो, उसे भला कैसे छोड़ देता? उसने फिर से मुंह खोला। एक अदृश्य खिंचाव फैला और सामने मौजूद अनडाइंग सेंटिपीड पलक झपकते ही खींचकर उसके मुंह में समा गया। अरे! सब लोग स्तब्ध रह गए। किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि जो सेंटिपीड देखने में अमर लग रहा था, वह इतनी आसानी से निपटा दिया जाएगा। सबसे अहम बात यह थी कि वह छोटा सा जीव मुट्ठी से भी छोटा था। फिर इतना सारा खाना आखिर गया कहाँ? और खाने के बाद उसके शरीर में जरा सा भी बदलाव नहीं आया। यहाँ तक कि आरव के आसपास खड़े लोग भी चौंक गए। हालांकि सिमरन और बाकी लोगों ने पहले लिटिल डॉट को देखा था, लेकिन उन्होंने कभी उसकी इतनी भयानक क्षमता नहीं देखी थी। कुछ लोगों को तो यकीन ही नहीं हुआ। वे इधर उधर देखने लगे, सोच रहे थे कि कहीं वो चीज़ पहले की तरह फिर से कहीं से निकल ना आए। लेकिन इस बार नतीजा बिल्कुल अलग था। अनडाइंग सेंटिपीड कहीं दिखाई नहीं दिया। ऐसा लग रहा था कि उसे पूरी तरह निगल लिया गया है। न वह दोबारा जन्म ले सकता था, न ही अनगिनत प्रतिरूप बना सकता था। छोटे से जीव ने संतुष्ट होकर एक डकार ली, अपने पेट पर हाथ फेरा और बेहद प्यारा लगने लगा। फिर एक झलक में ही वो आरव की छाती में समा गया, जैसे दोबारा सोने चला गया हो। रखा आंखें फाड़े खड़ा था, अभी भी सदमे से उबर नहीं पाया था। आपको पता होना चाहिए कि यह अनडाइंग सेंटिपीड ब्लैक मैजिक की वर्ल्ड की एक दंतकथा था, गू इंसेक्ट्स का राजा, जिसे हमेशा अमर और अविनाशी माना जाता था। किसने सोचा था कि एक दिन ये सच में पूरी तरह नष्ट हो जाएगा? अगर वह ये बात अपने साथियों से कहे, तो शायद कोई भी उस पर यकीन न करे। वह समझ नहीं पा रहा था कि आरव ने जो छोटा सा जीव छोड़ा था, वह आखिर है क्या, और उसमें इतनी भयानक शक्ति कैसे हो सकती है? आखिर कैसे उसने एंशिएंट जहरीले कीड़ों के दिल में ऐसा डर पैदा कर दिया कि वे जरा भी विरोध न कर सके? इसी समय एक तीखी तलवार की चमक ने रात के आकाश को चीर दिया और रका के पूरे शरीर को ढंक लिया। कमीने बूढ़े, अब देखते हैं कि तू अमर बनने की काबिलियत रखता है या नहीं। ये राकेश था जिसने हमला किया। अनडाइंग सेंटिपीड के सामने अभी अभी हुई बेइज्जती का सारा गुस्सा अब वो इस बूढ़े दैत्य पर उतार रहा था। नतीजा साफ था, रखा के पास अनडाइंग सेंटिपीड जैसी अमर क्षमता नहीं थी, और वह ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग स्टेज के शिखर पर खड़े विशेषज्ञ के एक भी वार को सहन नहीं कर सका। तलवार की धार के नीचे उसका पूरा शरीर खून की धुंध में बदल गया, और उसका प्राइमोर्डियल स्पिरिट भी पूरी तरह चूर चूर हो गया। हजारों सालों से सोता आया ये बूढ़ा समय से नहीं मरा, आखिरकार राकेश की तलवार के नीचे मारा गया। लड़के, मेरे जूनियर ब्रदर को मारने की हिम्मत कैसे की?
उसके बगल में खड़ा दूसरा बूढ़ा दैत्य गर्जा, वह रखा का सीनियर ब्रदर था। उसने अपनी चौड़ी आस्तीन लहराई और जोरदार धमाके के साथ एक विशाल कठपुतली पपट सबके सामने प्रकट हो गया। ये प्राणी लगभग 2 मीटर लंबा था, शरीर बेहद गठीला, पूरी देह पर कांस्य जैसी चमक, उसकी मांसपेशियां मानो लोहे और कांसे से ढली हों। सबसे अहम बात यह थी कि वह वहां खड़ा भर था, एसके स्टोरी अपलोडर, और उससे एक एंशंट उजाड़ सी आभा निकल रही थी, जो उसे पहले के 2 गोल्डन कठपुतली से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बना रही थी। असल में सॉर्सरर के तरीके सीमित ही होते हैं, जहर, विषैले कीड़े और कठपुतली पपट। लेकिन एक ही तरीका, स्तर और गुणवत्ता के अनुसार बिल्कुल अलग असर दिखा सकता है। जैसे रखा ने जो अनडाइंग सेंटिपीड निकाला था, वह श्रीशक के पहले निकाले गए कीड़ों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। इसी तरह ये कठपुतली पपट भी था। आरव एक नज़र में समझ गया कि यह कोई साधारण चीज नहीं, बल्कि एंशंट काल से चली आ रही विरासत है। उसकी आभा हेवनली कॉप्स से भी ऊपर थी, और उसमें एक आधा पर पे आ की मात्रा इंडिया उजाड़ सी अनुभूति थी, जो इस वर्ल्ड के कठपुतली पपट की सीमाओं से बहुत आगे थी। वास्तव में यह अनवादी के सेक्ट की विरासत थी, अनगिनत पीढ़ियों से चली आ रही, और कहा जाता था कि इसकी रक्षा अभेद्य है। इन्हें मार दो, अनवादी ने गुस्से से दहाड़ लगाई, और कठपुतली पपट तुरंत हरकत में आ गया। उसकी बेजान आंखें सामने घूर रही थीं, लेकिन उससे निकलने वाला दमनकारी दबाव बेहद भयावह था। जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, जमीन कांप उठी, मानो भूकंप आ गया हो। यह एंशंट कठपुतली पपट सीधे आगे बढ़ा, बिना किसी को चकमा दिए। उसके सामने एक विशाल पुराना पेड़ था, जिसे 3-4 लोग मिलकर घेर सकते थे। लेकिन उसने उसे देखा तक नहीं और सीधे उससे टकरा गया। एक करारी आवाज के साथ वह पेड़ कागज की तरह टूटकर 2 हिस्सों में गिर पड़ा। सब लोग दंग रह गए। साफ था कि पेड़ कमजोर नहीं था, बल्कि इस चीज का शरीर ही असाधारण रूप से शक्तिशाली था। धड़ाम, एक और जबरदस्त कंपन हुआ, और एंशंट कठपुतली पपट ने एक पूरा कृत्रिम टीला समतल कर दिया। पार्टी में आए अमीर लोग डर से कांप उठे। क्या यह इंसान था? ये तो टैंक से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। इतनी ताकत के साथ एक ही घूंसे में कोई भी इंसान की मां बन सकता था। नवादी के चेहरे पर क्रूर मुस्कान फैल गई। देखा, ये है मेरे सेक्ट द्वारा 10,000 सालों से चली आ रही कठपुतली पपट। आज तुम सब मरोगे। कितनी मूर्खता है, ऐसी बेकार चीज तुझे इतना घमंडी बना रही है। आवाज के साथ ही एक आकृति आगे बढ़ी। ये जॉकी था। मूर्ख तू है, तुझे पता ही नहीं कि एंशंट कठपुतली पपट कितनी शक्तिशाली होती है। अनवादी और कुछ कहने वाला था, लेकिन बीच में ही रुक गया। जॉकी चमका और सीधे एंशंट कठपुतली पपट के सामने आ गया। उसने एक घूंसा मारा। कठपुतली पपट ने भी तुरंत प्रतिक्रिया दी, हाथ उठाकर मुकाबले में घूंसा मारा। दोनों की मुठियां जोर से टकराईं। एसके स्टोरी अपलोडर। धमाका, चर, सबकी आंखों के सामने। जॉकी जरा भी हिला नहीं, जबकि एंशंट कठपुतली पपट कई दर्जन मीटर दूर जा गिरा। उसका एक हाथ पूरी तरह चूर चूर हो चुका था। ये दर्शकों की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने अभी अभी अपनी आंखों से देखा था कि इस कठपुतली पपट का शरीर कितना भयानक और उसकी ताकत कितनी डरावनी थी। कई लोगों को लगा था कि आमने सामने की टक्कर में शायद एक टैंक भी इसका सामना न कर पाए, लेकिन अब जॉकी ने एक ही घूंसे में उसका हाथ तोड़ दिया। ये युवक आखिर कितना शक्तिशाली है। नवादी की आंखें हैरानी से फैल गईं, मानो बाहर निकल आएंगी। एक सॉर्सरर के सक्सेसर के रूप में यह एंशंट कठपुतली पपट उसके सेक्ट की सबसे कीमती धरोहर थी। हजारों सालों में इसे कभी चोट तक नहीं लगी थी, और आज किसी ने इसका हाथ ही तोड़ दिया। उसके मन में ये कठपुतली पपट अजेय था, कम से कम उसकी रक्षा शक्ति तो अडिग थी। इसी भरोसे पर वह इतना आत्मविश्वासी था, लेकिन सामने आते ही ऐसी दुर्दशा हो जाएगी, यह उसने कभी सोचा भी नहीं था। जॉकी को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। डेमोनिक सेक्ट से विरासत में मिला हेवनली डेमन बॉडी उसके सामने एक कठपुतली पपट की क्या औकात। चाहे वह कितना भी एंशंट क्यों ना हो। वह फिर चमका और दोबारा कठपुतली पपट के सामने पहुंचा। इस बार उसने उसे प्रतिक्रिया का मौका नहीं दिया और उसका दूसरा हाथ भी उखाड़ फेंका। फिर एक और घूंसा और पूरा शरीर असंख्य मांस के टुकड़ों में बदल गया। मैन किंगडम के सॉर्सरर वंश से चली आ रही, अजेय मानी जाने वाली एंशंट कठपुतली पपट यही इतिहास बन गई। मौजूद लोग पूरी तरह सन्न रह गए।
यह इतनी आसानी से मारी गई कि अगर उन्होंने अभी अभी इसकी ताक न देखी होती तो शायद इसे कमज़ोर ही समझ लेते। साथ ही सब ये सोचकर हैरान थे कि डॉक्टर आरव के आसपास ये लोग आखिर कौन हैं, हर एक इतना भयानक। नहीं, यह असंभव है। अनुवादी दहाड़ा, उसका चेहरा अविश्वास से भरा था। उसकी सबसे बड़ी पूंजी, जिसके सहारे वह नींद से जागकर डेली आइलैंड आया और यहाँ तक कि इंडिया पर नज़र डालने लगा, यही एंशंट कठपुतली पपट थी। लेकिन अब सब खत्म हो गया। जैसे ही उसने हमला किया, वह पूरी तरह नष्ट हो गई, मरम्मत का कोई मौका भी नहीं छोड़ा। इसी पल उसकी आंखों के सामने फिर एक तेज तलवार की चमक आए। अरे बूढ़े, इतना क्यों चिल्ला रहा है? तू भी साथ चल सकता है? ये राकेश था, जिसने फिर से वार किया। वह मौके की तलाश में था और अब बिल्कुल सही समय था। तलवार की एक चमक के साथ नवादी भी रखा की तरह खून की धुंध में बदल गया, पूरी तरह समाप्त। इस बार मैन किंगडम से आए सॉर्सरर्स बेहद जोर शोर से आए थे। इससे पहले वे अपराजय ताकत के साथ कई जगहों को रौंद चुके थे। लेकिन आरव के आते ही, पलक झपकते ही 3 लोग मारे गए और आखिर में केवल एक ही बूढ़ा दैत्य अकेला खड़ा रह गया। इस व्यक्ति का नाम विंचेंजो था। वह 1000 साल की नींद से जागा था और कभी अपने समय का बेहद प्रसिद्ध सॉर्सरर रहा था। वे सोच रहे थे कि वर्षों की जमा की हुई ताकत के दम पर इस इलाके पर राज करेंगे, लेकिन यहाँ पहुँचते ही पूरी तरह कुचल दिए गए। ताकत के मामले में विंचेंजो, रखा और नवदी से ज्यादा मजबूत नहीं था, अधिकतम बराबरी का ही था। दरअसल, ये बुरे दैत्य जितना ज्यादा जीते हैं, उतना ही मौत से डरने लगते हैं। इसी वजह से वे नींद में पड़े रहकर अपनी उम्र बढ़ाते हैं। अब जब उसके 2 साथी एक एक करके मारे जा चुके थे, तो वह बुरी तरह डर गया और यहाँ एक पल भी रुकने की हिम्मत नहीं कर सका। बिना एक पल की झिझक के विंचेंजो का शरीर खूनलाल रोशनी में बदल गया और वह दूर आसमान की ओर भागा। यदि वो ब्लड एस्केप टेक्निक का इस्तेमाल करके भाग निकलता, तो कम से कम मैन किंगडम लौटकर वहां का शासक बन सकता था। लेकिन सबको चौंकाते हुए, ये ब्लड एस्केप टेक्निक, जो भारी शारीरिक क्षति की कीमत पर चलती है, इस बार पूरी तरह बेअसर हो गई। विंचेंजो अभी थोड़ी ही दूर भाग पाया था कि वेदिका ने एक घूंसे में उसे वापस जमीन पर दे मारा। अगर हालात कुछ और होते, तो शायद वो बच निकलता, लेकिन अब सामने मौजूद हर एक व्यक्ति ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग रेल्म के शिखर पर था, इस वर्ल्ड के सबसे शक्तिशाली अस्तित्व। ऐसे में उसके बचने की कोई संभावना ही नहीं थी। उसकी ब्लड एस्केप टेक्निक टूट चुकी थी। वह वापस वहीं आ गिरा, धूल से लथपथ और पूरी तरह थका हुआ। उसके चेहरे पर भयानक डर साफ झलक रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सामने वाले इतने शक्तिशाली होंगे। राकेश और जॉकी का असाधारण होना एक बात थी, लेकिन यह औरत भी इतनी राक्षसी निकलेगी, यह उसने सपने में भी नहीं सोचा था। ब्लड एस्केप टेक्निक, जो सॉर्सरर्स के इतिहास में कभी असफल नहीं हुई थी, आज पूरी तरह नाकाम हो चुकी थी। जब इतनी दूर आए हो, तो अब जाने की क्या जल्दी है? वर्ल्ड में कोई मुफ्त की दावत नहीं होती। आरव ने ठंडे स्वर में उसे देखा। तुम सॉर्सरर्स हमेशा स्वर्ग के खिलाफ जाते आए हो। तुम लोगों को बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था। हजारों साल ज्यादा जी लिए, अब आज हिसाब चुकता करने का समय आ गया है। इस बार उसका मकसद साफ था, सभी संभावित खतरों को जड़ से खत्म करना। इसलिए वह इस बूढ़े को कभी जाने नहीं देता। तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। ये पहली बार था जब कभी शीर्ष सेनापति और शासक रह चुका विंचेंजो इस हद तक धकेल दिया गया था। मैं कोई मामूली आदमी नहीं हूं। अगर तुमने मुझे ज्यादा मजबूर किया, तो इसका अंजाम किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। राकेश ने उपहास भरी मुस्कान के साथ कहा, बूढ़े, किसे डराने की कोशिश कर रहा है? अगर इतना ही दम था, तो पहले क्यों भागा? मैं मजाक नहीं कर रहा, ज्यादा हुआ तो हम सब साथ मरेंगे। कहते हुए विंचेंजो ने हथेली खोली। उसमें एक फीकी हरी रंग की गोली थी। ये हेवनली पॉइजन पिल है, जिसे मैंने पूरी जिंदगी में तैयार किया है। ये बेहद जहरीली है। जैसे ही मैं इसे कुचलूंगा, तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। राकेश हंस पड़ा। बूढ़े, इस कचरे से किसे डराना चाहता है? तुझे नहीं पता, मेरा बड़ा भाई एक लेजेंडरी हीलर है। वो इस जहर की परवाह ही क्यों करेगा? ये विंचेंजो एक पल को रुक गया, फिर बोला, मान लो तुम नहीं डरते, लेकिन यहाँ मौजूद लोगों का क्या? अगर यह जहर फैला, तो पूरी डेली आइलैंड पर कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। वह झूठ नहीं बोल रहा था। सॉर्सरर्स जहर में माहिर होते हैं, और यह गोली हजारों सालों के विष से बनी थी। यह उसका आखिरी दांव था।
असल में विंचेंजो मरना नहीं चाहता था, वह बस डराकर बच निकलना चाहता था। लेकिन आरव के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। साथ मरने की बात, तुम ज्यादा सोच रहे हो। मरेगा सिर्फ तू, और कोई नहीं। क्या यकीन नहीं होता? तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रहा हूं? कहते हुए उसने गोली उठाई, मानो किसी भी पल कुचल देगा, लेकिन डर के कारण उसका हाथ कांप रहा था। बूढ़े, बहुत बकवास कर ली। राकेश तलवार हाथ में लेकर आगे बढ़ा, पूरे शरीर से कातिलाना आभा निकल रही थी। तुमने तुमने मुझे मजबूर कर दिया। आखिरकार विंचेंजो पूरी तरह पागल हो गया। उसकी आंखों में सनक चमक उठी और उसने हेवनली पॉइजन पिल को कुचल दिया। पल भर में वह गोली टूटकर फीकी हरी जहरीली धुंध में बदल गई, जो भूत की तरह आजाद होकर चारों ओर फैलने लगी। आसपास की घास तुरंत पीली पड़कर मुरझा गई, यहाँ तक कि जमीन पर पड़े पत्थर भी काले पड़ गए। जहर की भयानकता साफ दिख रही थी। हा, देखा, अब तुम सब मरोगे, आज सब मरोगे। विंचेंजो की हंसी अचानक गले में अटक गई। उसके सामने एक छोटा सा काला बोतल हवा में उभरा, और फिर हेवनली पॉइजन पिल से निकली सारी जहरीली धुंध नदियों की तरह उस बोतल में समाने लगी। एक पल में पूरी धुंध गायब, एक रेशा तक नहीं बचा। मैं विंचेंजो की आंखें फटी रह गईं। हजारों सालों की मेहनत से बनाई जहर की गोली यूं ही नष्ट हो गई। अब उसे समझ आया कि सामने वाले पहले से ही निश्चिंत क्यों थे, वे उसकी चालों को तुच्छ समझते थे। लेकिन ये छोटी सी बोतल आखिर क्या है, जिसमें इतनी शक्ति है? कैसा लगा, बूढ़े? अब देखा मेरे बड़े भाई की काबिलियत? राकेश ने बोलते ही हमला कर दिया। तलवार से भयानक रोशनी फूटी। ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग रेल्म के शिखर पर खड़े योद्धा के सामने विंचेंजो बिल्कुल बेबस था। एक चीख भी निकले बिना वह तलवार की रोशनी में डूबकर खून की धुंध बन गया। तीनों बूढ़े दैत्य और सॉसरर सब मारे जा चुके थे। मौजूद सभी लोग खुशी से भर गए। संकट आखिरकार खत्म हो गया था। आरव की ओर देखते हुए उनकी आंखों में श्रद्धा और कृतज्ञता थी। अगर यह युवक समय पर नहीं आता, तो उनका अंजाम बानू और रेहान से भी ज्यादा भयानक हो सकता था। युवराज सीधे आरव के पास गया और उसके कंधे पर जोर से मुक्का मारा। कमीने, बस 1 साल में इतना ताकतवर कैसे हो गया? वह हंस रहा था, दिल से खुश। आरव कुछ कह ही रहा था कि अचानक पास से चीख सुनाई दी। एक चश्माधारी उद्योगपति जमीन पर गिर पड़ा। ये तो बस शुरुआत थी। जो लोग पहले श्रीशक के आगे झुके थे, सबके चेहरे सफेद पड़ गए और वे एक एक करके गिरने लगे। तभी सबको एहसास हुआ, हालांकि श्रीशक मर चुका था, लेकिन जो जहरीले कीड़े उन्होंने निगले थे, वे अब भी जिंदा थे और अब अपना असर दिखाने लगे थे। बचाओ, डॉक्टर आरव, मुझे बचाओ। टोनी वह पहला व्यक्ति था जिसने गूवर्म निगला था, इसलिए उस पर इसका असर सबसे ज्यादा था। उसका चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ चुका था, पूरा शरीर मटर के दानों जितने पसीने से भीगा हुआ था। असहनीय दर्द के कारण वह जमीन पर लौट रहा था और लगातार रहम की भीख मांग रहा था। आरव, इसकी परवाह मत करो, ये रीढ़हीन काया है। पहले सॉसरर के आगे घुटने टेकने की सजा इन्हें खुद ही भुगतनी चाहिए। युवराज सीधा साधा इंसान था, और पाशा जैसे लोगों के व्यवहार को वह दिल से तुच्छ समझता था। छोड़ो, ये सब आम व्यापारी ही हैं, इनसे बहुत ज्यादा उम्मीद रखना भी ठीक नहीं। आरव ने शांत स्वर में कहा। उसके लिए ये लोग साधारण इंसान थे, उनसे कल्टिवेटर्स जैसी हिम्मत की उम्मीद करना सही नहीं था। युवराज ने ठंडे स्वर में सूंघा और कुछ नहीं बोला। टोनी टूटे हुए स्वर में चिल्लाया, डॉक्टर आरव, मुझे बचा लीजिए। अगर आप मुझे बचा लें, तो मैं अपनी सारी संपत्ति दान कर दूंगा। बाकी अमीर लोग भी यही करने लगे, रोते गिड़गिड़ाते हुए मदद मांगने लगे। आखिरकार, जिंदगी के सामने दौलत किस काम की? ये दर्जनों लोग गूवर्म से संक्रमित थे। दूसरों के लिए उनका इलाज असंभव होता, लेकिन आरव के पास अपना तरीका था। उसने मन ही मन सोचा और लिटिल वन को बुला लिया। छोटे से प्राणी ने अपनी नन्ही नन्ही हथेलियों से नींद भरी आंखें मलीं। वह बेहद प्यारा और मासूम लग रहा था। मालिक के इशारे को समझते हुए उसने एक स्क्वीक की। अजीब बात यह हुई कि जो लोग अभी तड़प रहे थे, वे अचानक शांत हो गए। उनके शरीर का दर्द पल भर में गायब हो गया। जैसा कहा जाता है, एक चीज दूसरी को दबा देती है। लिटिल वन के दबाव को महसूस करते ही गूवर्म्स डर से कांपने लगे और कोई हरकत करने की हिम्मत नहीं कर सके। आरव ने कहा, सब अपने मुंह बड़े खोलो। टोनी के नेतृत्व में सबने जल्दी जल्दी मुंह खोल दिए, मानो डर हो कि अगर मुंह छोटा रह गया तो कीड़े बाहर नहीं निकल पाएंगे।
स्क्वीक, लिटिल वन ने फिर से आवाज निकाली। तुरंत ही लोगों के मुंह से तरह तरह के कीड़े रेंगते हुए बाहर आने लगे। ये हायरार्की का दबदबा था। ये गू वॉर्म्स अब मालिकहीन थे, लेकिन मान लो श्रीशैक जिंदा भी होता, तब भी वह लिटिल वन के सामने टिक नहीं पाता। जैसे ही कीड़े बाहर निकले, छोटे से प्राणी ने मुंह खोला और वे सभी कीड़े काले धुएं की लकीर बनकर उसके मुंह में समा गए। ये दृश्य देखकर आसपास के लोग दंग रह गए और आरव खुद भी काफी हैरान था। कीड़ों को पता था कि उनका अंत निश्चित है, फिर भी वे लिटिल वन के आदेश का पालन कर रहे थे। इससे साफ जाहिर था कि ये दबदबा कितना भयावह था। लेकिन समस्या ये थी कि आरव खुद भी नहीं जानता था कि यह छोटा सा जीव असल में क्या है, इसमें इतनी शक्ति क्यों है, और इमॉर्टल रेल्म का वो बड़ा व्यक्ति इसे इतना महत्व क्यों देता है। लिटिल वन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। काम पूरा होते ही वह चमका और फिर से आरव के भीतर जाकर सो गया। जब शरीर के अंदर मौजूद सारे गो वॉर्म्स खत्म हो गए, तो पाशा और बाकी लोगों ने राहत की लंबी सांस ली। वे मौत के मुंह से वापस आए थे। इमॉर्टल डॉक्टर आरव, आपकी इस महान कृपा के लिए धन्यवाद। मैं अपनी पूरी संपत्ति आपको भेंट करता हूँ। टोनी ने जमीन पर गिरकर घुटनों के बल झुकते हुए कहा। वह सचमुच कृतज्ञ था। बाकी लोग भी वैसा ही करने लगे। भले ही कुछ के मन में अनिच्छा थी, लेकिन पहले दिया गया वचन और आरव की शक्ति देखकर किसी में भी पलटने की हिम्मत नहीं थी। ठीक है, तुम सब जा सकते हो। हमें पैसों की जरूरत नहीं है, बस आगे से अच्छे काम करना। अब आरव की हैसियत ऐसी थी कि वह सांसारिक धन को क्या ही महत्व देता। उसने बस हाथ हिलाकर सबको राजावट परिवार से विदा कर दिया। उनके जाने के बाद जानवी और युवराज उत्साह से उसके पास आ गए। युवराज ने दोस्ताना अंदाज में उसका कंधा पकड़ लिया। आरव, पिछले 1 साल में तुम कहाँ रहे, और इतने कम समय में इतने जबरदस्त कैसे बन गए? ये कहानी लंबी है, बाद में बताएंगे। पहले मैं तुम दोनों की कल्टिवेशन थोड़ी बढ़ा देता हूँ। इस वर्ल्ड में ताकत ही सब कुछ तय करती है। चूंकि वह पृथ्वी पर हमेशा नहीं रुक सकता था, इसलिए आरव ने समय का फायदा उठाकर दोनों की कल्टिवेशन बढ़ाने का निश्चय किया। उसकी मौजूदा शक्ति और चिकित्सा कला के सामने 2 हेवनली रेल्म विशेषज्ञों की मदद करना बच्चों का खेल था। करीब 2 घंटे बाद जानवी और युवराज ने एक एक करके ब्रेक थ्रू किया और वॉइड रिफाइनमेंट रेल्म के शिखर पर पहुंच गए। हालांकि यह स्तर आरव जैसे लोगों के सामने अभी भी कम था, लेकिन पृथ्वी पर वे निस्संदेह सबसे शक्तिशाली अस्तित्वों में गिने जाने लगे। कुनलन इमॉर्टल रेल्म की ओर जाने वाले स्पेशल पैसेज में सेलेस्टियल रेल्म के प्रवेश द्वार पर कुनलन इमॉर्टल रेल्म की ओर जाने वाले स्पेशल पैसेज के भीतर एक के बाद एक 18 छिपी हुई बाधाएं स्थापित की गई थीं। ये सभी बेहद उच्च स्तर की थीं और आसपास की आभा को पूरी तरह सील कर रही थीं। इन बाधाओं के भीतर येलो रोब्ड इमॉर्टल किंग ने गहरी सांस ली और हाथ हिलाकर एक 1 फुट से ज्यादा लंबा खंजर निकाल लिया। ये खंजर देखने में साधारण था, लेकिन इससे एक अजीबसी शक्ति निकल रही थी। अगर कोई और देखता तो दंग रह जाता। ये दुर्लभ स्पेशल पावर थी। टॉप टियर इमॉर्टल आर्टिफैक्ट, स्पेस ब्लेड। येलो रोब्ड इमॉर्टल किंग इसी खजाने के दम पर स्पेशल पैसेज खोल पाया था, वरना उसकी अपनी शक्ति से यह संभव नहीं था। पिछले कुछ दिनों से उसका मन बेहद खराब था। भीतर ही भीतर वह क्रोध से भरा हुआ था। आशिफ को कुनलन इमॉर्टल रेल्म भेजते ही उसकी छोड़ी हुई सोल लैम्प बुझ गई थी। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि निचले रेल्म में कौन ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसने एक वॉइड इमॉर्टल को इतनी जल्दी और खामोशी से मार दिया। जब उसने दोबारा किसी को जांच के लिए भेजने की तैयारी की, तो पता चला कि स्पेशल पैसेज तक सील कर दिया गया है। इससे उसका गुस्सा और भड़क उठा। वह किसी भी कीमत पर वह खजाना वापस पाना चाहता था और इस पूरे मामले की जड़ तक पहुंचना चाहता था। इसीलिए वह खुद चुपचाप यहां आया, पहले आसपास की स्पेस को सील किया, फिर स्पेस ब्लेड से पैसेज को दोबारा खोला। वह इतना सतर्क इसलिए था क्योंकि उसे डर था कि कहीं दूसरे शक्तिशाली इमॉर्टल्स को भनक न लग जाए। सौभाग्य से चैनल को दोबारा बहाल करना उसे शुरू से खोलने की तुलना में कहीं आसान था। कुछ ही दिनों में पैसेज फिर से ठीक हो गया। सब कुछ सफल होने की कंफर्म करने के बाद उसने अपने पास खड़े 2 इल्यूजनरी इमॉर्टल्स की ओर देखा। एक का नाम गू कियान था, दूसरा यान शो। ये दोनों इमॉर्टल किंग पैलेस से उसके चुने हुए लोग थे। दोनों वॉइड इमॉर्टल रेल्म के शुरुआती स्तर पर थे और उसके सबसे भरोसेमंद अधीनस्थ थे। पिछली बार आशिफ चुपचाप मारा गया था, लेकिन इस बार उसने 2 को एक साथ भेजा, एक अनुभवी और शांत, दूसरा सेकंड टियर इमॉर्टल अरे मास्टर।
उसके अनुसार निचले रेल्म के लोगों ने अरे की मदद से आशिफ को मारा था, इसलिए उसने गुकियान को भेजा। उसने गंभीर स्वर में पूछा, मैंने जो काम सौंपा था सब याद है? यश और उसका साथी स्पेशल पैसेज से होकर कुनलन कॉन्टिनेंट पहुंचे। बाहर निकलते समय वे काफी सतर्क थे, लेकिन आसपास की जांच करने के बाद उन्हें कोई असामान्य हलचल दिखाई नहीं दी। युग ने होंठ सिकोड़े और तिरस्कार भरी नजर से चारों ओर देखा। ये तो बस एक निम्न स्तरीय इंटरफेस है। इतनी पतली स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ यहाँ भला कोई शक्तिशाली अस्तित्व कैसे पैदा हो सकता है? मेरे विचार में योर मैजेस्टी कुछ ज्यादा ही सतर्क हो गए हैं। हमारी संयुक्त शक्ति के साथ हम यहाँ अजेय हैं। भला हमें किसी तरह का खतरा कैसे हो सकता है? वो मूल रूप से सेकंड टायर इमॉर्टल अरे मास्टर था। निचले रेल्म में पहुंचते ही उसे लगा कि वह पहले से ही सर्वोच्च अस्तित्व है, और इसी कारण वह बेहद घमंडी हो गया। यश अधिक सतर्क था। उसने कहा, ऐसा कहना ठीक नहीं है। इमॉर्टल किंग की बात मत भूलो, आशिफ यहीं मारा गया था। युग ने लापरवाही से कहा, वह तो क्या ही है, बस चापलूसी और खुशामद करना जानता है। और कौन जानता है कि वह कैसे मरा? शायद किसी औरत की गोद में मर गया होगा। यश ने सिर हिलाया, छोड़ो ये सब, पहले इमॉर्टल किंग द्वारा सौंपा गया काम पूरा करते हैं। येलोरोब इमॉर्टल किंग ने उन्हें 2 कार्य दिए थे, पहला खोए हुए ट्रेजर को वापस लाना, और दूसरा ये पता लगाना कि आशिफ की मौत कैसे हुई। युग बोला, ये तो बहुत आसान है। पास के सबसे बड़े सेक्ट को ढूंढते हैं और उनसे पूछते हैं, शायद कुछ जानकारी मिल जाए। ये भी एक तरीका है। यश ने सिर हिलाया। दोनों ने तुरंत अपनी शक्तिशाली डिवाइन सेंस फैलाई और जल्द ही सबसे नजदीकी राजू सेक्ट को खोज लिया। वह सेक्ट काफी बड़ा लग रहा है, चलो वहां जाकर देखते हैं। युग के बोलते ही दोनों अपनी जगह से गायब हो गए। जब वे दोबारा प्रकट हुए तो वे सीधे राजू सेक्ट मास्टर के स्टडी कक्ष में थे। दोनों ने अपनी औरत छिपाने की कोई कोशिश नहीं की। इमॉर्टल की शक्तिशाली प्रेशर ने पूरे कमरे को तुरंत भर दिया। दोनों को अचानक प्रकट होते देख बासु एक पल के लिए चौंका, लेकिन ज्यादा हैरान नहीं हुआ। स्पेशल पैसेज को सील करने के बाद आरव ने उसे पहले ही बता दिया था कि उसने केवल इस तरफ से सील लगाया है। चूंकि सामने वाला पहले भी पैसेज खोल चुका था, तो इस बार भी उसे खोल पाना संभव था, और कोई इमॉर्टल नीचे आ सकता था। जैसा कि उम्मीद थी, न केवल इमॉर्टल आए, बल्कि 2 एक साथ आए। युग ने अहंकारी भाव से बसु को देखा और कहा, हम इमॉर्टल रेल्म से आए हैं और सिर्फ एक बात की जांच करना चाहते हैं। आज्ञाकारी बनकर अपनी मेमोरीज मुझे देखने दो। अगर तुमने विरोध किया तो इस इमॉर्टल को असभ्य होने के लिए दोष मत देना। बसु ने अत्यंत भयभीत और विनम्र स्वर में कहा, बस इमॉर्टल मेरी जान बख्श दें, मैं जो कहेंगे वही करूंगा। चिंता मत करो, जब तक तुम सहयोग करोगे हम तुम्हें नहीं मारेंगे। युग के बोलते ही उसकी आंखों में चमक आई और उसकी शक्तिशाली डिवाइन सेंस सीधे बसु के सी ऑफ कॉन्शियसनेस में प्रवेश कर गई। वॉइड इमॉर्टल होने के कारण उसकी डिवाइन सेंस साधारण कल्टिवेटर्स से कहीं अधिक शक्तिशाली थी, और चूंकि सामने से कोई प्रतिरोध नहीं था, इसलिए वह बहुत जल्दी आशिफ से जुड़ी मेमोरीज तक पहुंच गया। उसके मन में एक दृश्य उभर आया। उस समय दर्जनों शक्तिशाली कल्टिवेटर्स ने स्पेशल पैसेज की सील तोड़ दी थी और अंदर ट्रेजर की खोज कर रहे थे। एक सुंदर फीमेल कल्टिवेटर को सबसे पहले एक जेड स्लिप मिला, जिसमें 1 ची ट्रांसफॉर्म्स इनटू 3 प्योर वंस नामक टेक्निक दर्ज थी, लेकिन वह तुरंत दूसरों द्वारा छीन लिया गया और वहां भयानक संघर्ष छिड़ गया। जब वो महिला कल्टिवेटर पीछे हटने पर मजबूर हो रही थी, तभी आशिफ पैसेज से बाहर निकला और उसने उसे बचाया। लेकिन अप्रत्याशित रूप से जब वह अन्य कल्टिवेटर्स का सामना कर रहा था, तभी उस महिला ने पीछे से हमला कर दिया और एक ही वार में उसके हृदय को भेद दिया। इसके बाद बाकी शक्तिशाली लोग भी उस पर टूट पड़े। आशिफ क्रोध से भर गया। मरने से पहले उसने एक हथेली के वार से उस महिला कल्टिवेटर को मार डाला और 7-8 अन्य शक्तिशाली लोगों को भी ढेर कर दिया। लेकिन अंततः वह संख्या में कम पड़ गया और वहीं मारा गया, पूरी तरह अनाइलेट हो गया। यह मेमोरी देखने के बाद युग ने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर तिरस्कार था। वह कामुक आदमी सचमुच किसी औरत के हाथों मरा? यश ने पूछा, आखिर क्या हुआ था? क्या पूरी स्थिति समझ में आ गई? युग बोला, अब सब साफ है। वह कामुक आदमी अंततः एक औरत के हाथों मरा, इमॉर्टल किंग द्वारा सौंपे गए कार्य की पूरी तरह अनदेखी करते हुए। ये कहते हुए उसने एक जेड स्लिप निकाली। जो कुछ उसने देखा था उसे उसमें अंकित किया और यश की ओर फेंक दिया।
ये तो वाकई हास्यास्पद है। भले ही यह कुछ अविश्वसनीय लगा, लेकिन बात सामने थे। यश सिर्फ बेबसी से सिर हिला सका। असल में यह उनके अनुमान से बहुत अलग नहीं था। सामान्य परिस्थितियों में इस रेल्म में किसी वॉइड इमॉर्टल का मरना असंभव है। चाहे कोई कल्टिवेटर कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, वो इमॉर्टल का मुकाबला नहीं कर सकता। रेल्म का अंतर बहुत बड़ा है। जैसे सामने मौजूद बासु, जो इस रेल्म के शीर्ष सेक्ट का नेता है, वह भी उनके सामने बिल्कुल असहाय था। विरोध करने का साहस तक नहीं कर पा रहा था। यश बोला, छोड़ो, अब इमॉर्टल किंग को जाकर रिपोर्ट करते हैं। अब ट्रेजर की जांच करते हैं और देखते हैं कि वो कहाँ गया। सही है, यही मुख्य काम है। युग ने फिर से अपनी डिवाइन सेंस बासु के सी ऑफ कॉन्शियसनेस में डाली और 10th टावर ऑफ हेवन से जुड़ी मेमोरीज खोजने लगा। कुछ ही समय में उसे टावर ऑफ बैबल के 10वें स्तर के खुलने की पूरी जानकारी मिल गई, और यह भी पता चल गया कि आरव नाम का एक युवा वहां शीर्ष स्तर तक पहुंचा था। इन वर्षों में वही एकमात्र कल्टिवेटर था जिसने 10वें स्तर तक पहुंच बनाई थी, इसलिए यह स्पष्ट था कि ट्रेजर उसी के हाथ में गया होगा। इसके बाद उसने आरव से जुड़ी जानकारी भी खोजी और जल्दी ही अक्सर बातें जान लीं। सोल सर्चिंग रोकने के बाद युग ने कहा, मामला पूरी तरह साफ है। ट्रेजर उस आरव नाम के लड़के के हाथ में है। यश ने सिर हिलाया। अब जब पता चल गया कि वह कौन है, तो काम आसान हो गया। चलो, उसे ढूंढते हैं। युग ने बासु की ओर इशारा किया। इस आदमी का क्या करें? मार दें? यश ने सिर हिलाया। रहने दो, वह बस मौजूद था, उसने आशिफ पर हमले में हिस्सा नहीं लिया। और इमॉर्टल किंग ने भी आदेश दिया है कि हमें पूरी कोशिश करनी है कि अपनी मौजूदगी छिपाएं और कम से कम निशान छोड़ें। इसलिए इसे मारने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसकी संबंधित मेमोरीज मिटा देते हैं। युग ने उनके आने से जुड़ी मेमोरीज मिटा दी और फिर दोनों कमरे से गायब हो गए। थोड़ी देर बाद बसु ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उसी समय दरवाज़ा खुला और जीनाट बाहर से अंदर आई। अंदर आते ही उसने एक के बाद एक दर्जन से ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगाए, पूरे कमरे को पूरी तरह सील कर दिया। इमॉर्टल फिजिशियन, ये सचमुच एक अद्भुत प्रतिभा है। उन्होंने सही अनुमान लगाया था। इमॉर्टल रेल्म से लोग सचमुच नीचे आए और सीधे मेरे पास पहुंचे। बासु ने प्रशंसा भरी नज़र से कहा। बोलते हुए उसने अपने सिर के ऊपर हाथ घुमाया और 7 चमकती हुई सिल्वर नीडल्स उसकी हथेली में प्रकट हो गईं। असल में ये सब आरव की योजना का हिस्सा था। उसके जाने से पहले ही उसने अनुमान लगा लिया था कि उसकी सील स्पेशल पैसेज को पूरी तरह नहीं रोक पाएगी और इमॉर्टल्स जरूर आएंगे। स्काई गेट उस स्थान के सबसे करीब था और 3 महान होली गेट्स में से एक था, इसलिए नीचे आने वाले लोग सबसे पहले यहीं पहुंचते। इसीलिए 7 नीडल्स सोल फिक्सिंग टेक्निक का उपयोग करके बसु के सी ऑफ कॉन्शियसनेस को पहले ही सील कर दिया गया था। सबसे शक्तिशाली डिवाइन सेंस भी इस चिकित्सा बैरियर को भेद नहीं सकती। इसके अलावा युग ने जो कुछ पहले देखा था, वह वास्तव में सोल सर्चिंग से प्राप्त नहीं हुआ था, बल्कि बासु द्वारा जानबूझकर दिखाया गया दृश्य था। आरव ने आशिफ की मृत्यु की मेमोरी बदल दी थी, अपनी और दूसरों की असली शक्ति छिपा दी थी, और उन सभी लोगों को भी इमॉर्टल रेल्म के पीछा करने से बचा लिया था जो उस घटना में शामिल थे। उसने 10th टावर ऑफ बैबल से जुड़ी मेमोरीज में कोई बदलाव नहीं किया, क्योंकि यह बात बहुत ज़्यादा लोगों को पता थी। लगभग पूरा कल्टिवेशन वर्ल्ड जानता था कि वह 10वें स्तर तक गया था। कभी कभी किसी बात को छिपाने की कोशिश उल्टा असर डालती है। बहुत ज़्यादा बदलाव करने से खामियां उजागर हो जाती हैं और संदेह पैदा होता है। बसु ने पूरे सम्मान से भरे चेहरे के साथ कहा। आरव के प्रति उसकी श्रद्धा उफनती हुई नदी की तरह थी, जिसका कोई अंत नहीं था। सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहने के बाद ये पहली बार था जब उसने किसी व्यक्ति के लिए इतना गहरा सम्मान महसूस किया था। इतनी कम उम्र में उसके पास इतनी उत्कृष्ट मार्शल आर्ट्स शक्ति, असाधारण चिकित्सा कौशल, फॉर्मेशंस पर अद्भुत पकड़, साथ ही इतना सूक्ष्म दिमाग और इतनी चतुर बुद्धि, ये सब वास्तव में अविश्वसनीय था। ये कहते ही उसके चेहरे पर चिंता उभर आई। अब 2 और इमॉर्टल्स डॉक्टर आरव से मिलने जा चुके हैं, पता नहीं वो उन्हें संभाल पाएंगे या नहीं। जीनत ने शांत स्वर में कहा, मुझे इसकी चिंता नहीं है। इस रेल्म में डॉक्टर आरव अजेय हैं। जब वह आशिफ को मार सकते हैं, तो इन 2 लोगों की उन्हें कोई परवाह नहीं होगी। फिर उसने विषय बदलते हुए कहा, मुझे जिस बात की चिंता है, वह ऊपर बैठा वह व्यक्ति है। आरडी की सील को इतनी जल्दी तोड़ पाना, और वह भी पूरे एक रेल्म के अंतर के बावजूद, ऐसी शक्ति साधारण व्यक्ति के पास बिल्कुल नहीं हो सकती।
इसके अलावा उसके पास इतने इमॉर्टल्स का आदेश मानने वाला होना ये दिखाता है कि उसका दर्जा बेहद ऊंचा है। डॉक्टर आरव अभी अपनी कल्टिवेशन को दबाए हुए हैं, लेकिन वह देर सबेर असेंड करेंगे। जब वो इमॉर्टल रेल्म में पहुंचेंगे तो उन्हें ऐसे शक्तिशाली शत्रु का सामना करना पड़ेगा जिसे संभालना निश्चित ही आसान नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि वो व्यक्ति अब भी पर्दे के पीछे छिपा हुआ है और हमें अभी तक ये भी नहीं पता कि वो आखिर है कौन। बासु ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, सुप्रीम एल्डर जो कह रही हैं उसके अनुसार हमें अब क्या करना चाहिए? हम ज्यादा कुछ कर ही नहीं सकते, जीनाट ने आह भरी। इस रेल्म में हमारी शक्ति अपनी सीमा तक पहुंच चुकी है। डॉक्टर आरव की सहायता करना हमारे लिए असंभव है। फिलहाल मैं बस इतना कर सकती हूँ कि जल्द से जल्द इमॉर्टल रेल्म में असेंड करूँ और वहां पहुंचकर पूरी शक्ति से कल्टिवेशन करूँ ताकि भविष्य में किसी तरह उनकी मदद कर सकूं। बासु ने सिर हिलाया। वह जानता था कि इस समय स्काई सेक्ट बस यही कर सकता है। अब से सेक्ट के सारे कार्य तुम्हारे हाथ में होंगे। मैं अब से सेक्लूडेड कल्टिवेशन में जाऊंगी। जिस दिन मैं बाहर निकलूंगी वही मेरे असेंशन का दिन होगा। अंतिम निर्देश देने के बाद जीनाट मुड़ी और अपने कल्टिवेशन रूम में चली गई, गहन साधना के लिए। वह कई वर्षों से ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग स्टेज के पीक पर थी। उसकी प्रतिभा साधारण कल्टिवेटर्स से कहीं अधिक थी। अब तक उसने असेंशन सिर्फ इसलिए नहीं किया था क्योंकि वो स्वयं अपनी शक्ति को दबा रही थी। जैसे ही वो पूरी निष्ठा से कल्टिवेशन करेगी और बॉटलनेक तोड़ेगी, असेंशन बस समय की बात होगी। 2 दिन बाद अर्थ की ओर जाने वाले स्पेस पैसेज के सामने युग और यश वहां खड़े थे। उनके शरीर से अलौकिक ऑरा फैल रही थी। आरव के जाने के बाद उसने अर्पित और रश्मि से क्षेत्र खाली करा दिया था और अब वहां कोई भी पहरा नहीं दे रहा था। हालांकि वहां स्थापित हिडन फॉर्मेशन अत्यंत कॉम्प्लेक्स थी। यदि युग सेकंड टायर इमॉर्टल फॉर्मेशन मास्टर न होता तो उसे ढूंढ पाना बेहद कठिन होता। दोनों ने 2 दिनों तक जांच पड़ताल की और अंततः कंफर्म की कि आरव अर्थ लौट चुका था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह लड़का किसी और डायमेंशन से होगा। यश ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या हमें ये खबर इमॉर्टल किंग को नहीं देनी चाहिए? इसकी जरूरत नहीं है, युग ने कहा। एक निचले रेल्म का साधारण व्यक्ति जो कुनलन कॉन्टिनेंट से भी निम्न स्तर का है, इमॉर्टल किंग को परेशान करने की कोई आवश्यकता नहीं। हम दोनों ही जाकर उस लड़के को पकड़ लेंगे। यश ने पूछा, क्या ये सच में ठीक रहेगा? इसमें क्या दिक्कत है? युग आत्मविश्वास से बोला, मत भूलो यह एक निम्न स्तरीय रेल्म है और हम दोनों सच्चे इमॉर्टल्स हैं। भला यहाँ कोई खतरा कैसे हो सकता है? निश्चिंत रहो, मैं सेकंड टायर इमॉर्टल अरे मास्टर हूँ। एक छोटा सा पैसेज रिस्ट्रिक्शन मेरे लिए कोई समस्या नहीं है। ये कहकर वह पैसेज के प्रवेश द्वार पर गया और रिस्ट्रिक्शंस तोड़ने लगा। यश ने सोचा और महसूस किया कि यह बात तर्कसंगत है। शायद वह जरूरत से ज्यादा सोच रहा था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। किसी भी संभावित खतरे से बचने के लिए आरव ने कल्टिवेशन वर्ल्ड की फॉर्मेशंस का उपयोग किया था, लेकिन युग के सामने ये सब बच्चों का खेल लग रहा था। मात्र 15 मिनट में उसने पैसेज खोल दिया। चलो जल्दी जाकर काम निपटाओ और तुरंत वापस आओ। ये कहकर दोनों आकृतियां चमकीं और स्पेशल पैसेज में समा गईं। दिल्ली आइलैंड पर राजावत परिवार के परिसर में युवराज और जानवी ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। अपने शरीर में उमड़ती ट्रू एनर्जी को महसूस करते हुए दोनों अत्यंत प्रसन्न थे। एक कल्टिवेटर होने के नाते वे अच्छी तरह जानते थे कि जैसे जैसे रेल्म बढ़ता है, एडवांसमेंट उतना ही कठिन होता जाता है। लेकिन अब आरव की सहायता से कुछ ही घंटों की प्रगति उनके दशकों की कठिन साधना के बराबर थी। युवराज ने कहा, आरव, तुम इतने समय कहाँ चले गए थे? तुम इतने शक्तिशाली कैसे बन गए? मैं कुनलन वंडरलैंड गया था और वहां बहुत कुछ हुआ। आरव ने संक्षेप में अपनी कहानी सुनाई। भले ही उसका स्वर शांत था, लेकिन युवराज उसमें छिपे उतार चढ़ाव और खतरों को महसूस कर सकता था। आरव, इस बार तुम फिर से तो नहीं जाओगे ना? सिर्फ आंटी और अंकल ही नहीं, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आई है। ये आरव ने असहाय मुस्कान दी। अपने सबसे अच्छे दोस्त से उसे कोई बात छिपाने की जरूरत नहीं थी। सच कहूं तो इस बार मैं सिर्फ जा ही नहीं रहा, शायद कभी वापस भी ना आ पाऊं। ये कहने के बाद उसने बताया कि वह ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग स्टेज के पीक तक पहुंच चुका है और किसी भी समय इमॉर्टैलिटी के लिए असेंड कर सकता है। क्या? हालांकि वह जानता था कि उसका भाई शक्तिशाली है, फिर भी युवराज उसकी इस ऊंचाई से स्तब्ध रह गया। होश में आने के बाद उसने कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया।
लगता है अगर मुझे तुमसे दोबारा मिलना है तो मुझे भी इमॉर्टल रेल्म जाना पड़ेगा। अब तो कल्टिवेशन में और तेजी लानी ही होगी। कल्टिवेशन पर ध्यान देना सही है, लेकिन पहले अपनी अभी की रेल्म को अच्छी तरह स्थिर कर लो। आरव ने युवराज और बाकी दोनों को यहीं छोड़ दिया ताकि वे अपनी कल्टीवेशन कंसोलिडेट कर सकें, और बाकी लोगों को लेकर राजावत परिवार द्वारा तैयार किए गए कमरे में चला गया। दरवाज़ा बंद करते ही सिमरन ने प्यारी स्वर में कहा, लिटिल प्रिंस, जब तुम स्वर्ग जाओगे तो हमें भी साथ ले चलोगे न? ड्रैगन किंग पैलेस में सबको रख लेते हैं, फिर सब साथ में इमॉर्टल रेल्म चलेंगे, अलग होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना? राकेश ने भी सहमति जताई। हाँ हाँ, सब एक साथ असेंड करें और इमॉर्टल रेल्म जाएं, कितना शानदार होगा। यह विचार नया नहीं था, आरव ने पहले भी इस पर सोचा था, लेकिन गंभीरता से विचार करने के बाद उसे यह व्यवहारिक नहीं लगा। पहली बात, हेवनली ट्रिब्यूलेशन के बिना इमॉर्टल रेल्म जाना किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। दूसरी बात, एक निम्न स्तरीय वर्ल्ड होने के कारण ड्रैगन किंग पैलेस शायद इमॉर्टल रेल्म में खुल ही न पाए, वरना हर ड्रैगन किंग असेंशन के समय उसे अर्थ पर छोड़कर अगला सक्सेसर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बिल्कुल अस्वीकार्य है। आरव के बोलने से पहले ही सावित्री ने बात काट दी। ड्रैगन क्वीन आइलैंड की सक्सेसर और 9 ड्रैगन कंसॉर्ट्स में से एक होने के नाते उसे ड्रैगन किंग पैलेस की समझ कुछ मामलों में आरव से भी अधिक थी। उसने कहा, ड्रैगन क्वीन आइलैंड की विरासत में ड्रैगन किंग पैलेस के बारे में स्पष्ट रूप से दर्ज है कि इसे कभी भी इमॉर्टल रेल्म में नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि यह स्थान मूल रूप से एक निम्न स्तरीय इंटरफेस है। वहां इसे खोला ही नहीं जा सकता, जबरदस्ती खोलने पर यह टूट भी सकता है। तो ऐसा है। उसकी बात सुनते ही सबका विचार बदल गया। वास्तव में ये तर्कसंगत था। ड्रैगन किंग पैलेस एक अपूर्ण नियमों वाला छोटा वर्ल्ड है, जिसका स्तर अर्थ या कुंडलिन कॉन्टिनेंट से भी कम है, तो इमॉर्टल रेल्म में खुलना असंभव ही था। इस विषय पर चर्चा समाप्त हुई, लेकिन आरव के मन में एक और बात जागी। उसे एहसास हुआ कि वह किसी भी समय असेंड कर सकता है, और कुछ बातों की पहले से व्यवस्था करनी होगी। उसने सावित्री से कहा, मेरे असेंशन के बाद मैं ड्रैगन किंग पैलेस का कंट्रोल तुम्हें सौंप दूंगा, और फिर हम एक उपयुक्त सक्सेसर खोजेंगे। हालांकि ड्रैगन किंग पैलेस एक अमूल्य धरोहर है, फिर भी वह इसे सिर्फ अपने लोगों तक सीमित नहीं रखना चाहता था, वो परंपरा को आगे बढ़ाना चाहता था। समझ गई, सावित्री ने कहा। जैसे ही कोई उपयुक्त सक्सेसर मिलेगा, मैं सबको बाहर निकाल दूंगी और ड्रैगन किंग पैलेस के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट समाप्त कर दूंगी। आरव ने सिर हिलाया और फिर अपनी सारी रिसोर्सेज ड्रैगन किंग पैलेस में छोड़ दी। आखिरकार, स्टोरेज रिंग्स बेहद नाजुक होती हैं। हेवनली ट्रिब्यूलेशन के दौरान वे तुरंत टूट जाएंगी, जिससे इमॉर्टल रेल्म तक कुछ भी ले जाना असंभव हो जाएगा और सारे ट्रेजर्स व्यर्थ हो जाएंगे। इसीलिए उसने सिर्फ मीटियोराइट गॉड और ग्रीनवुड स्पिरिट लिक्विड, जो ट्रिब्यूलेशन के लिए आवश्यक थीं, अपने स्टोरेज रिंग में रखी, और बाकी सब ड्रैगन किंग पैलेस में डाल दिया। वो अभी इन सब कामों से निपटा ही था कि उसका फ़ोन ज़ोर से बज उठा। कॉल उठाते ही दूसरी ओर से सोफी की घबराई हुई आवाज़ आए। इमॉर्टल डॉक्टर आरव, डिवाइन कॉर्ट के 7 संतों ने न केवल डार्क फोर्सेस के साथ समझौता कर लिया है, बल्कि इंडिया पर संयुक्त हमला करने के लिए अलायंस भी बना ली है। दोनों पक्षों ने तय किया है कि इंडिया पर विजय के बाद वे मारे गए कल्टिवेटर्स की संख्या के आधार पर क्षेत्र बांटेंगे। डिवाइन कॉर्ट और डार्क फोर्सेस का गठबंधन काफी दिलचस्प है। आरव के होठों पर ठंडी मुस्कान उभर आई। जैसे ही हित पर्याप्त हों, कुछ भी असंभव नहीं रहता। हजारों वर्षों के दुश्मन अब सहयोगी बन गए थे। सोफी ने आगे कहा, उन्होंने इसे छिपाया नहीं, बल्कि खुलकर इस खबर को फैला दिया है। स्पिरिचुअल एनर्जी की पुनर्बहाली के बाद बहुत से लोग इंडिया की उस जादुई भूमि पर नजर गड़ाए हुए थे, लेकिन किसी ने भी कार्रवाई की हिम्मत नहीं की थी। अब जब डिवाइन कॉर्ट और डार्क फोर्सेस ने हाथ मिला लिया, तो बाकी ताकतें भी तुरंत सक्रिय हो गईं। माउंट ओलंपस के देवता, एंशंट इजिप्ट के मम्मी और इंडिया के महान ऋषि, सब ने मिलकर तीसरी शक्ति बना ली। तीनों प्रमुख शक्तियां अब इंडिया की ओर बढ़ रही थीं और जल्द ही उत्तर पश्चिमी सीमा तक पहुंचने वाली थीं। मैं समझ गया, आरव ने शांत स्वर में कहा। उसे ज्यादा चिंता नहीं थी, वह पहले ही इस वर्ल्ड की चोटी पर था। अगर पूरा वेस्ट भी एकजुट हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? उसकी असली चिंता मालिनी को लेकर थी। उसने पूछा, जो मैंने तुमसे कहा था, क्या वह कर दिया? सोफी ने उत्तर दिया, सब ठीक से हो गया है। मैंने चुपके से उसे वे पिल्स दे दी हैं जो तुमने मुझे दी थीं।
अच्छा है, तुम और मालिनी अब बस अपनी सुरक्षा का ध्यान रखो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। सोफी ने चिंतित स्वर में कहा, डॉक्टर आरव, आपको सावधान रहना चाहिए। इस बार जो इंडिया आ रहे हैं, वे सब हजारों सालों से सोए हुए पुराने राक्षस हैं। उनकी शक्ति असाधारण है। चिंता मत करो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। आरव को उसकी चिंता स्वाभाविक लगी। आखिर उसे नहीं पता था कि वह अब किस स्तर पर पहुंच चुका है। वे बूढ़े लोग उसे कैसे हिला सकते थे। फोन रखने के बाद उसने सबको इकट्ठा किया और संक्षेप में स्थिति समझाई। जब सबने सुना कि वेस्ट इंडिया पर संयुक्त हमला करने वाला है, तो सबसे पहले युवराज उछला। आरव, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा और उन बदमाशों को मार डालूंगा। तुम रहने दो, आरव ने मना कर दिया। इतने सारे रेल्म्स पार करने के बाद तुम्हारी कल्टिवेशन अभी अस्थिर है। यहाँ रहो और ईमानदारी से साधना करो। उसने जानवी को भी रोक दिया, जो आगे बढ़ना चाहता था। तुम दोनों बस डेली आइलैंड की रक्षा करो, बाकी किसी बात की चिंता मत करो। विदा लेने के बाद वह सबको लेकर आकाश में उड़ा और इंडिया के पश्चिम की ओर रवाना हो गया। डिवाइन कोर्ट के एंशंट और सादे हॉल के भीतर मालिनी खिड़की के पास खड़ी थी। बाहर चमकते तारों को शून्य दृष्टि से देख रही थी, मानो विचारों में डूबी हो। तभी दरवाजा खुला और सफेद डिवाइन रोब पहने एक बूढ़ा व्यक्ति अंदर आया। उसकी दाढ़ी और बाल सफेद थे, चेहरा दयालु लगता था, लेकिन आंखों में तीखी चमक थी। वो सैंडर्स था, डिवाइन कोर्ट के 7 संतों का मुखिया और प्रेजेंट नेता। सैंडर्स ने सौम्य मुस्कान के साथ कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक उपेक्षापूर्ण भाव था। भटकी हुई बच्ची, क्या तुमने अभी तक अपनी गलती नहीं समझी? मैंने कोई गलती नहीं की है, गलती तुम कर रहे हो। मालिनी मुड़ी, उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। अभी रुक जाओ। अगर तुम इसी तरह हठी बने रहे, तो डिवाइन कोर्ट की हजारों साल पुरानी नींव पल भर में नष्ट हो जाएगी। अज्ञानी बच्ची, तुम सच में दयनीय हो। भगवान की कृपा तुम पर व्यर्थ ही हुई। सैंडर्स ने सिर हिलाया। हम भगवान के लोग हैं, भगवान द्वारा आशीर्वाद प्राप्त, और हमें सबसे अच्छा संसाधनों का उपभोग करना चाहिए। और क्या तुमने अब तक यह नहीं समझा कि इस समय सबसे उत्तम भूमि कहाँ है? वह है चाइना। मूर्ख भारतीय लोग वहां रहने के बिल्कुल योग्य नहीं हैं। वह स्थान भगवान के शासन में होना चाहिए। मालिनी ने गुस्से में प्रतिवाद किया, मूर्खता, सपने देखना बंद करो। इंडिया एक रहस्यमय और महान भूमि है, जिससे तुम खिलवाड़ नहीं कर सकते। लगता है उस भारतीय आदमी ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। सैंडर्स ने घमंड भरे स्वर में कहा, मैं 1000 वर्षों से सोया हुआ था, और इस बार मेरा जागना भगवान की इच्छा है। भगवान ने ही मुझे मार्गदर्शन दिया है कि इंडिया को पुनः प्राप्त करूं और हमारे लोगों को सबसे अच्छा संसाधनों का आनंद दिलाऊं। लेकिन तुम अब भी हठी बनी हुई हो, भगवान की इच्छा और हमारी प्रगति में बाधा डाल रही हो। तुम्हारे पाप अत्यंत गंभीर हैं। तुम भगवान की संतान कहलाने के भी योग्य नहीं हो। डिवाइन कोर्ट की गॉड एम्परर बनने की तो बात ही छोड़ दो। ये कहते ही उसके चेहरे की सौम्यता गायब हो गई और उसकी जगह क्रूरता ने ले ली। तुम पागल हो। अगर तुम इसी तरह करते रहे, तो डिवाइन कोर्ट को पूरी तरह नष्ट कर दोगे। मालिनी अत्यंत उत्तेजित थी, लेकिन अंततः उसने स्वयं को रोक लिया और यह प्रकट नहीं किया कि आरव लौट चुका है। लगता है कि अगर अभी तुम्हें अपंग भी कर दिया जाए, तब भी तुम संतुष्ट नहीं होगे। ठीक है, तब मैं तुम्हें ईस्ट ले चलूंगा, ताकि तुम हर भूमि में फैलते हुए चमत्कारों को अपनी आंखों से देख सको। उसके बाद मैं तुम्हें भगवान के सामने भेजूंगा, ताकि तुम अपने पापों का प्रायश्चित कर सको। ये कहने के बाद सैंडर्स मुड़ा और बाहर चला गया। फिर 2 पादरी अंदर आए और मालिनी को साथ लेकर डिवाइन कोर्ट से बाहर चले गए। अब जबकि डिवाइन कोर्ट और डार्क वर्ल्ड के गठबंधन की खबर फैल चुकी थी, वे नहीं चाहते थे कि इंडिया को तैयारी का अधिक समय मिले। इसलिए जैसे ही समाचार भेजा गया, तुरंत कार्रवाई की गई और लगभग 1000 पादरी इंडिया की ओर रवाना हो गए। उसी समय डार्क वर्ल्ड भी उथल-पुथल में आ गया। वैम्पायर क्वीन लूसिया को उसके अधिकारों से वंचित कर दिया गया, और अब 4 एंशंट वैम्पायर्स, जो अनगिनत वर्षों से सोए हुए थे, सत्ता में आ गए। यही कारण था कि उन्होंने डिवाइन कोर्ट के साथ समझौता किया, अस्थायी रूप से दुश्मनी समाप्त कर इंडिया पर संयुक्त आक्रमण करने के लिए। मुख्य शक्ति के अतिरिक्त एसके स्टोरी अपलोडर ब्लड कर्स के अलावा 2 अन्य एंशंट ज़ॉम्बीज भी जाग चुके थे। इसी बीच वुल्फ क्लैन का बीस्ट किंग जाग उठा और अपनी अपार शक्ति से पूरे वेवुल्फ समुदाय पर कंट्रोल कर लिया। ये सभी लोग एकत्र हुए
उनका प्रभाव डिवाइन कॉर्ड से कम नहीं था और वे प्रचंड वेग से इंडिया की ओर बढ़ चले। वेस्ट की अन्य शक्तियों ने भी इस पर ध्यान दिया। स्पिरिचुअल एनर्जी के पुनरुत्थान के बाद से बहुत से लोग इस जादुई भूमि पर नजर गड़ाए हुए थे, लेकिन पहले उनके पास ऐसा करने की शक्ति नहीं थी। अब जब डिवाइन कॉर्ड और डार्क वर्ल्ड तक हाथ मिला चुके थे, तो वे भी इस हिस्से में अपना दावा चाहते थे। इंडियन किंगडम के ग्रेट सेज ने गोल्डन लायन क्लैन, अनगिनत वर्षों से सोए हुए मम्मी क्लैन और माउंट ओलंपस के देवताओं को साथ लिया। ये शक्तियां एकजुट होकर अत्यंत भयानक बन गईं, किसी भी प्रकार से डिवाइन कॉर्ड और डार्क फोर्सेस से कम नहीं थीं, और इस प्रकार तीसरी सेना का गठन हुआ। तीनों शक्तिशाली सेनाएं एक साथ प्रचंड गति से इंडिया की ओर कूच कर गईं। इस खबर ने पूरी वर्ल्ड में सनसनी फैला दी। इंडियन कल्टिवेशन वर्ल्ड ने तुरंत अपनी शक्तियां एकत्र करनी शुरू कर दी। हेवनली पैलेस ने अग्रणी भूमिका निभाई। कई पुराने राक्षस जो वर्षों से एकांत साधना में थे भी बाहर आ गए, पश्चिमी आक्रमणकारियों से प्राणपण से लड़ने की तैयारी में। लेकिन वेस्ट की तुलना में इंडिया की शक्ति कहीं कमजोर प्रतीत हो रही थी। तीनों पश्चिमी सेनाओं के सामने वो बहुत पीछे थी। 3 घंटे बाद सूरज के सामने 1000 कल्टिवेटर्स खड़े थे। इनमें से कुछ मार्शल सेंट स्तर से ऊपर के शक्तिशाली व्यक्ति थे, कुछ तो मार्शल एम्परर स्तर तक पहुंच चुके थे, वहीं कुछ बहुत शक्तिशाली नहीं थे या अभी अभी अर्थ रैंक पर पहुंचे थे। उनकी कल्टिवेशन चाहे जैसी भी हो, इन सभी के भीतर निडरता और अडिग संकल्प की आभा थी। सूरज ने भीड़ को देखते हुए दृढ़ स्वर में कहा, हम जीवन में भी इंडियन हैं और मृत्यु में भी इंडियन। आज हम इंडिया के लिए प्राणपण से लड़ेंगे। जो मृत्यु से नहीं डरते वे मेरे साथ चलें। ये कहकर वह सबको लेकर हेवनली पैलेस से निकल पड़ा और उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ चला। उत्तर पश्चिमी सीमा क्षेत्र में भूमि वीरान थी, जहां तक नजर जाए बस पीली रेत ही पीली रेत थी। इस सूखी पीली रेत के बीच 3 ऊंचे पॉपुलर वृक्ष सीधे खड़े थे, जो इंडिया और बाहरी वर्ल्ड की सीमा को चिन्हित करते थे। अतीत में ये स्थान सुनसान रहता था, शायद ही कोई यहाँ आता था, लेकिन आज पॉपुलर वृक्षों के नीचे एक एक कर कई आकृतियां प्रकट हो चुकी थीं। कुल मिलाकर 7-8 लोग थे, सभी काले कपड़ों में, और उनका रूप अत्यंत भयावह था। यदि कोई उन्हें रात में देख ले तो शायद तुरंत यही सोचे कि उसने भूत देख लिए हैं। यहाँ पहुँचने के बाद वे लोग आगे नहीं बढ़े, बल्कि पेड़ों के नीचे पद्मासन में बैठकर अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करने लगे। कुछ ही देर में दूर से 1 दर्जन से अधिक लोग और तेजी से आते दिखाई दिए। एसके स्टोरी अपलोडर। वे नीले वस्त्रों में थे और प्रत्येक की पीठ पर एक आयरन ब्लेड बंधी हुई थी। आयरन ब्लेड सेक्ट पूरे इंडिया में कोई शीर्ष स्तर का सेक्ट नहीं था। उसके सेक्ट लीडर हिमेश केवल अर्थ रैंक के मध्य चरण में थे। कमजोर शक्ति के कारण सेक्ट का मुख्यालय उत्तर पश्चिमी सीमा पर स्थित था। जब उन्हें पता चला कि वेस्ट की 3 सेनाएं इंडिया पर आक्रमण की तैयारी कर रही हैं, तो आयरन ब्लेड सेक्ट पीछे नहीं हटा। हिमेश के नेतृत्व में सेक्ट के सभी सदस्य तुरंत यहां पहुंच गए। 3 घोस्ट सेक्ट, तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? हिमेश पॉपुलर वृक्षों के पास पहुंचा। वह समझ रहा था कि वह सबसे पहले आया है, लेकिन फिर भी एक कदम देर हो चुकी थी। उत्तर पश्चिम का एक छोटा सेक्ट होने के कारण वह इन लोगों को पहचानता था। ये कुख्यात 3 घोस्ट सेक्ट के लोग थे। ये लोग सबसे निम्न स्तर की कल्टिवेशन विधियां अपनाते थे और प्रतिष्ठित सेक्ट्स द्वारा नफरत की दृष्टि से देखे जाते थे। आमतौर पर वे छिपकर काम करते थे और सार्वजनिक रूप से शायद ही कभी दिखाई देते थे। हिमेश को कभी उम्मीद नहीं थी कि आज उन्हें यहाँ देखेगा। क्या तुम्हें यहाँ आने की इजाज़त है, लेकिन मेरी 3 घोस्ट सेक्ट को नहीं? बोलने वाला 3 घोस्ट सेक्ट का लीडर था। उसका चेहरा मृत्यु सा पीला था, आंखें ऊपर की ओर पलटी हुई थीं, बिल्कुल फांसी पर लटके भूत जैसा। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि 3 घोस्ट सेक्ट का लीडर था, जिसे मार्शल वर्ल्ड में हैंगिंग घोस्ट तरुण के नाम से जाना जाता था। हिमेश ने भौहें चढ़ाईं। तुम यहाँ क्या करने आए हो? ये पूछने की जरूरत है, तरुण ने कहा, स्वाभाविक रूप से अपनी मातृभूमि की रक्षा करने और इंडियन नेशन के लिए योगदान देने के लिए। भले ही 3 घोस्ट सेक्ट ने सामान्य दिनों में क्या क्या किया हो, लेकिन हमें सही और गलत का भेद मालूम है। हम भी इंडिया के लोग हैं और हमें अंत तक लड़ना चाहिए। तरुण का जोशीला स्वर उसके भूतिया चेहरे से बिल्कुल मेल नहीं खा रहा था। हिमेश अविश्वास से उसे देखने लगा। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि सामने वाला ऐसा निर्णय लेगा या इतने साहसिक शब्द कहेगा। वह तीखी नज़र से तरुण को घूरता रहा। भीतर ही भीतर वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि कोई नीच सेक्ट ऐसा कर सकता है।
लेकिन अगर ऐसा न होता तो वे इस समय यहाँ मौजूद न होते और न ही सबकी नज़रों के सामने प्रकट होते। अब और देखने की ज़रूरत नहीं है, तुम मानो या न मानो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी हाल में आज हमारी थ्री घोस्ट सेक्ट पीछे नहीं हटेगी और इंडिया के लिए लड़ेगी। इंडिया के लिए लड़ना कितनी शानदार बात है। आज से मैं तुम्हें सच्चा वीर मानता हूँ। हिमेश का हृदय इस समय असीम गर्व से भर गया था। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि आम दिनों में खराब समझी जाने वाली थ्री घोस्ट सेक्ट आज इतनी वीरता दिखाएगी। वो अभी बोलना ही समाप्त कर पाया था कि दूर से दो और आकृतियां तेजी से आती दिखीं, एक मोटा सा हृष्टपुष्ट साधु और एक फटे पुराने वस्त्रों में लिपटा हुआ वृद्ध टाओइस्ट। उस साधु का सिर पूरी तरह मुंडा हुआ था और उसके माथे पर एक गहरी दीक्षा चिन्ह ऑर्डिनेशंस का साफ दिखाई दे रहा था। वह काशाय वस्त्र कैसेक पहने हुए था, लेकिन उसकी पीठ पर शराब से भरा एक बड़ा सा लौकी गॉड भी टंगा हुआ था। उसके पूरे शरीर से शराब की तेज गंध आ रही थी, जो उसके साधु रूप से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। वो बूढ़ा टाओइस्ट पुजारी सफ़ेद दाढ़ी और सफ़ेद बालों वाला था, देखने में किसी सिद्ध आदमी जैसा लगता था, लेकिन उसका हुलिया बेहद अस्त व्यस्त था। उसका टाओइस्ट चोगा फटा पुराना था और उसकी पीठ में एक आड़ू की लकड़ी की तलवार पीचवुड स्वॉर्ड खोंसी हुई थी। थ्री घोस्ट सेक्ट के लोगों ने उसे देखते ही अपने भाव बदल लिए। तरुण चिल्लाया, ओल्ड टाओइस्ट ज्ञान, आज हमारे सामने एक भयानक शत्रु खड़ा है, तो क्यों न हम अपनी पुरानी दुश्मनियां बाद में निपटाएं। असल में थ्री घोस्ट सेक्ट आमतौर पर भूत प्रेत से जुड़े काम करता था, जिन्हें नीच और खराब पेशा माना जाता था। और उनके सामने खड़ा ये बूढ़ा टाओइस्ट, जिसका टाओइस्ट नाम ज्ञान था, आमतौर पर दानवों को दबाता, भूतों को पकड़ता और दुष्ट आत्माओं का नाश करता था। दोनों पक्ष जन्मजात शत्रु थे और हाल के दिनों में टाओइस्ट ज्ञान थ्री घोस्ट सेक्ट का पीछा कर रहा था। मास्टर ज्ञान भी थ्री घोस्ट सेक्ट को यहाँ देखकर चौंक गया। वह थोड़ी देर रुका, फिर बोला, आज न तो भलाई बुराई का भेद है, न थ्री घोस्ट सेक्ट और मास्टर ज्ञान का। आज केवल इंडियन लोग हैं जो अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात कही, हिमेश ने कहा। हमारे बीच चाहे कितनी भी दुश्मनियां क्यों न हो, अगर आज हम अपनी जान बचा पाए तभी उनके बारे में बात करेंगे। थ्री घोस्ट सेक्ट के लोगों ने आखिरकार राहत की सांस ली, हालांकि उनके मन में मास्टर ज्ञान के प्रति अब भी गहरा भय था। इसके बाद हिमेश ने उस हट्टे कट्टे साधु की ओर देखा। मास्टर बूजी, आप तो साधु हैं, आज यहाँ कैसे आ गए? साधु ने शराब की लौकी पकड़ी और दो बड़े घूंट भरे, फिर जोर से हंसते हुए बोला, तुमने खुद कहा मैं साधु हूँ, घर बार छोड़कर साधु बना हूँ, लेकिन मेरे पास अब भी एक देश है जिसकी सेवा करनी है। चाहे साधारण लोग हों या साधु, आखिरकार हम सब इंसान ही हैं। जब देश संकट में हो तो हर नागरिक का कर्तव्य बनता है, खासकर तब जब मैं ऐसा साधु हूँ जो नियमों का पालन नहीं करता। हिमेश ने प्रशंसा से कहा, मास्टर बिल्कुल सही कह रहे हैं। चाहे कुछ भी हो, हमें इंडिया के लिए अंत तक लड़ना चाहिए। जब तक आयन सेबर सेक्ट का एक भी व्यक्ति जीवित है, हम किसी भी पश्चिमी दानव को इंडिया की धरती पर कदम नहीं रखने देंगे। मेरी थ्री घोस्ट सेक्ट भी यही करेगी, तरुण चिल्लाया। भले ही हमारे सामान्य कार्य कुछ बदनाम हों, लेकिन राष्ट्रीय संकट के समय मेरी थ्री घोस्ट सेक्ट तुम्हारी आयन सेबर सेक्ट से पीछे नहीं रहेगी। क्या जबरदस्त जज्बा है, साधु बुझिए जोर से बोला। चाहे कुछ भी हो, हमारे दिलों में आग धधक रही है। पहले अच्छी तरह शराब पी लो, बाद में इंडिया के लिए लड़ेंगे। ये कहते हुए उसने शराब की लौकी के तले पर थपकी दी और तुरंत ही शराब की सुगंध चारों ओर फैल गई। साफ सुथरी शराब की धाराएं तीरों की तरह थ्री घोस्ट सेक्ट के लोगों की ओर उड़ गईं। तरुण ने बिना औपचारिकता के सामने की शराब गटक ली और बाकी लोगों ने भी यही किया। इसके बाद साधु बुझिए ने आयन सबेर सेक्ट और दावाइस्ट ज्ञान को भी शराब बांटी। तब सबको समझ आया कि उसकी लौकी एक जादुई वस्तु थी। किसी को नहीं पता था कि उसमें कितनी शराब भरी है, क्योंकि वह कभी खत्म ही नहीं होती थी। मज़ा आ गया। साधु बुझिए ने फिर एक बड़ा घूंट भरा और लौकी को पीठ पर टांग लिया। उम्मीद है कि बाद में मैं जिंदा रहूं, तब हम सब मिलकर विजय का जाम उठाएंगे। 30 मील दूर इस वीरान रेगिस्तान में हत्या की नीयत से भरी भीड़ उमड़ पड़ी थी। डिवाइन कॉर्ट, डार्क फोर्सेस और अन्य देशों से मिलकर बनी ईस्टर्न एक्सपेडिशनरी आर्मी जहां तक नजर जाए वहां तक फैली हुई थी, काले सागर की तरह। ये लोग 3 अलग अलग दलों में बटे हुए थे, लेकिन इंडिया की सीमा पर पहुंचते ही फिर से एकजुट हो गए थे। मालिनी अभी इसी दल में थी, हालांकि वह इस समय कैद में थी।
लेकिन डिवाइन कॉर्ट के लोग बहुत थे। दिखावे के लिए सैंडर्स ने उसे एक गाड़ी में बैठा दिया था। सोफी उसके बगल में बैठी थी। डिवाइन कॉर्ट की सेना के रवाना होने के बाद वह यहाँ आई थी ताकि वह मालिनी की बेहतर रक्षा कर सके। सैंडर्स ने भी जल्दी में मालिनी से निपटने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय उसने दोनों को साथ रखा और इरादा किया कि ईस्टर्न एक्सपेडिशन की जीत के बाद दोनों को एक साथ सजा देगा। मालिनी इंडिया के आकाश को देख रही थी। उसका भाव अत्यंत कॉम्प्लेक्स था। वह खुश भी थी और चिंतित भी। वह खुश थी कि जिस व्यक्ति से वह प्रेम करती है वह आखिरकार लौट आया है और वे एक दूसरे के और करीब आ रहे हैं। लेकिन उसे चिंता डिवाइन कॉर्ट की थी, वह जगह जहां वह पली बड़ी थी, जिससे उसके गहरे भावनात्मक संबंध थे और जो अब सैंडर्स के हाथों नष्ट होने वाली थी। वह बस बेबस होकर सब कुछ घटते हुए देख सकती थी। उसे रोकने की कोई शक्ति उसके पास नहीं थी। सोफी ने पूछा, तुम क्या सोच रही हो? मालिनी ने आह भरी। मैं सोच रही हूं कि आज के बाद डिवाइन कॉर्ट नाम की कोई चीज बचेगी भी या नहीं। सोफी ने उसे दिलासा दिया, चिंता मत करो, डॉक्टर आरफ तुम्हारी खातिर डिवाइन कॉर्ट को जीवित रहने देंगे। मालिनी ने धीमे स्वर में कहा, मैं भी यही उम्मीद करती हूँ, बस आशा है कि ये मूर्ख लोग हद से ज्यादा न बढ़ जाएं। ईस्टर्न एक्सपेडिशनरी आर्मी तेजी से आगे बढ़ रही थी और उत्तर पश्चिमी सीमा के और करीब पहुंचती जा रही थी। अचानक दूर से एक चमगादड़ तेजी से उड़ता हुआ आया और हवा में ही ह्यूमन रूप में बदल गया। वो एक वैम्पायर ड्यूक था। अब जब तीनों गुटों ने गठबंधन कर लिया था तो सबसे तेज वैम्पायर्स को सूचना इकट्ठा करने की जिम्मेदारी दी गई थी। आगे क्या है? भीड़ में से किसी ने पूछा। यह व्यक्ति हजारों हजार वर्षों से जीवित था और बोलते समय उसकी आवाज बेहद सूखी थी। वैम्पायर ड्यूक ने उत्तर दिया, एंसेस्टर, आगे इंडियन पहरेदार मौजूद हैं। ये सुनते ही वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे बदल गए। इंडिया की प्रतिक्रिया इतनी तेज? सैंडर्स ने पूछा। वास्तविक स्थिति क्या है? कितने लोग हैं और उनकी कल्टीवेशन कैसी है? वैम्पायर ड्यूक ने कहा, लोग ज्यादा नहीं हैं, लगभग 20 के आसपास। उनकी कल्टीवेशन भी ऊंची नहीं है। उनमें सबसे शक्तिशाली मेरे वैम्पायर क्लैन के मार्क्वस के बराबर है और सबसे कमजोर अर्ल के स्तर का। जैसे ही उसने ये कहा, चारों ओर ठहाकों की गूंज फैल गई। इस ईस्टर्न एक्सपेडिशन में हर पक्ष के दिग्गज शामिल थे, जिनकी शक्ति बेहद भयानक थी। वैम्पायर मार्क्वस की तो बात ही क्या, ड्यूक्स और प्रिंसेस भी उनके सामने कुछ नहीं थे। हा, ये तो बहुत मजेदार है। इंडिया इतना कमजोर कब से हो गया? ये बोलने वाला इंडिया का महान गुरु और ऋषि शाहरुख था। उसने अपने देश की घमंडी परंपरा को पूरी तरह निभाते हुए ठहाका लगाया। मुझे लगता है ये लोग बहुत धीरे आए हैं क्योंकि इनकी कल्टीवेशन बहुत कम है। शायद हमारी सेना को आते देखकर ये डर के मारे पेशाब कर देंगे। इस बार माउंट ओलंपस के जागे हुए 3 देवताओं में से एक, सैमरास, बोला। वह भी उतना ही घमंडी था। बाकी लोग भी यही सोच रहे थे। वे यहाँ कुछ डर के साथ आए थे। आखिरकार यह एक रहस्यमय देश था जहाँ कोई भी लंबे समय से घुसने की हिम्मत नहीं कर पाया था। लेकिन अब उन्हें लग रहा था कि इंडिया उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा कमजोर है और इसी से उनका घमंड अचानक बढ़ गया। चलो चलकर देखते हैं कि ये इंडियन लोग कितनी बदहाली में भागते हैं। उत्साह से चिल्लाते हुए भीड़ सीमा की ओर दौड़ पड़ी। कुछ ही देर में वे 3 पॉपुलर पेड़ों के पास पहुंच गए। जैसा कि वैम्पायर ड्यूक ने कहा था, वहां केवल लगभग 20 लोग खड़े थे और उनकी शक्ति बहुत अधिक नहीं थी। केवल वह साधु और वह बूढ़ा टाविस्ट हेवन रैंक पर थे, बाकी सभी अर्थ रैंक के थे और कुछ तो अभी अभी प्रोफाउंड रैंक पर पहुंचे थे। लेकिन उम्मीद के विपरीत ये लोग पूरी शांति से खड़े थे। उनकी आंखों में दृढ़ता और निडरता थी और जिस तरह की घबराहट या भागने की उम्मीद की जा रही थी वह बिल्कुल नहीं दिखी। इसके बजाय हिमेश ने अपनी भारी तलवार उठाई और गूंजती हुई आवाज के साथ एक कदम आगे बढ़ा। यह इंडिया है, यहीं रुक जाओ। हा, कितनी घमंडी बातें हैं। सच में समझ नहीं आता कि तुम लोगों के इतने सारे ताकतवर योद्धाओं के सामने खड़े होने की हिम्मत कहाँ से आई है। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? शाहरुख ने हिमेश को तिरस्कार भरी नजर से देखा। उसके बोलते ही उसके पीछे जोरदार ठहाके गूंज उठे। साफ था कि किसी ने भी इस इंडियन व्यक्ति को गंभीरता से नहीं लिया। हिमेश शांत खड़ा रहा। न उसके चेहरे पर खुशी थी, न दुख। मुझे ये हिम्मत किसने दी? मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ, इंडिया ने।
इंडिया के बेटे बेटियां होने के नाते जब तक हमारे शरीर की आखिरी बूंद खून नहीं बह जाती, हम में से कोई भी तुम्हें हमारी धरती पर कदम नहीं रखने देगा। आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन उसमें अधिक संकल्प और अटूट शक्ति झलक रही थी। कल्टिवेशन के मामले में वह सामने खड़े लोगों से बहुत कमजोर था, लेकिन हाथ में तलवार लिए वहां खड़े होकर वह ऐसा महसूस करा रहा था जैसे कोई अडिग पर्वत हो जिसे हिलाया नहीं जा सकता। घमंडी इंडियन, ग्रेट सेज और होली टीचर से इस तरह बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अभी तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक पहुंचा देता हूं। बात करते हुए एक गठीला आदमी आगे बढ़ा। उसने पीले रंग का चोगा पहना हुआ था, जिसकी छाती पर एक बड़ा सा शेर कढ़ हुआ था। इस आदमी का नाम गुनी था और वह इंडिया के गोल्डन लायन क्लैन से था। बाकी लोग वहीं खड़े रहे, किसी ने हिलने की जरूरत नहीं समझी। उनके लिए इतने निम्न स्तर के इंडियन से निपटने के लिए आगे आना अपनी इज्जत गिराने जैसा था। शाहरुख की तरह गुनी भी बेहद घमंडी और आत्ममुग्ध था। उसके हाथ में एक छोटी भाल्यानुमा बंदूक थी और वह बड़े कदमों से हिमेश की ओर बढ़ा। आओ, दिखाओ कि तुम्हारे पास क्या है। हिमेश चुप रहा। उसकी लंबी तलवार हवा को चीरती हुई चमकी, ठंडी रोशनी के साथ उसने जोरदार वार किया। इतना काफी नहीं है, गुनी ने उपहास से कहा। वह आगे इसलिए आया था ताकि अपनी शान दिखा सके और वेस्ट को इंडिया की ताकत दिखा सके। उसने एक हाथ में छोटी भाला पकड़ी और लापरवाही से ऊपर की ओर घुमाया। क्लैंग, छोटी भाला हिमेश की तलवार से टकराए। हालांकि गुनी घमंडी था, लेकिन उसकी ताकत असली थी। उसने पूरी ताकत भी नहीं लगाई थी, फिर भी उस वार से हिमेश की तलवार उछलकर ऊपर चली गई, लगभग उसके हाथ से छूट ही गई। हिमेश खुद भी जोर से झटका खाकर 7-8 कदम पीछे हट गया, तब जाकर किसी तरह संभला। उसका दिल कांप उठा। वह जानता था कि सामने वाला ताकतवर है, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि फर्क इतना ज्यादा होगा। गुनी ने होंठ मोड़े और घमंड से कहा, बस इतना ही। ये कहते हुए उसने कलाई पलटी और बिजली की रफ्तार से छोटी भाला हिमेश की छाती की ओर घुस गई। मार डालो। दुश्मन की ताकत जानते हुए भी हिमेश को जरा भी डर नहीं लगा। वह दहाड़ा और सीने की ओर आती भाला की परवाह किए बिना अपनी आयन नाइफ से पूरी ताकत से वार कर दिया। वह जानता था कि वह सामने वाले का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए उसने बिना हिचक आत्मघाती शैली चुन ली, जान की बाजी लगाकर। मेरे साथ मरने के लायक तुम अभी नहीं हो, गुनी हंस पड़ा। उसका दाहिना हाथ बिना रुके आगे बढ़ा और पूफ की आवाज के साथ छोटी भाला हिमेश की दाईं छाती को भेद गई। साथ ही उसने बाएं हाथ से हिमेश की तलवार को पकड़ लिया। उसकी उंगलियां तलवार की धार पर जमी, लेकिन उसे जरा भी चोट नहीं लगी। आयन नाइफ वहीं रुक गई, आगे नहीं बढ़ पाए। सीने में भाला घुसने के बावजूद हिमेश के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया, उल्टा उसकी आंखों में चमक और भी भयानक हो गई। गुनी जोर से हंसा, देखा इंडियन, तुम बहुत कमजोर हो, तुम्हें मारना चींटी कुचलने जितना आसान है। ये कहते हुए उसने कलाई पलटी और छोटी भाला खींच ली। तुरंत ही खून का फव्वारा फूट पड़ा। मुझे मारना चाहते हो? मैं मर भी जाऊं तो तुम्हारे सारे दांत तोड़कर जाऊंगा। हिमेश के मुंह के कोने से खून बहने लगा, लेकिन उसके चेहरे पर मौत का डर नहीं था, बल्कि वह दांत दिखाकर हंस रहा था। गुनी के दिल में ठंडक दौड़ गई। उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई, लेकिन प्रतिक्रिया देने से पहले ही बूम, एक जोरदार धमाका हुआ और हिमेश का शरीर खून की धुंध में फट गया। प्राइमोर्डियल स्पिरिट प्रकट हो गया। इसी पल हिमेश ने अपने प्राइमोर्डियल स्पिरिट को स्वयं विस्फोटित कर दिया। जैसा उसने कहा था, जब तक उसके शरीर की आखिरी बूंद खून नहीं बह जाती, वह किसी को भी इंडिया की धरती पर कदम नहीं रखने देगा। जब खून की धुंध छटी तो जमीन पर एक अथाह गड्ढा दिखाई दिया। उसी के साथ अभी घमंड से भरा हुआ गुनी भी टुकड़ों में उड़ चुका था। भले ही उसकी कल्टिवेशन बहुत ऊंची थी, लेकिन वह एक शक्तिशाली अर्थ रैंक विशेषज्ञ के प्राइमोर्डियल स्पिरिट के आत्मविस्फोट को सहन नहीं कर सका। भयानक दृश्य देखकर सब लोग सन्न रह गए। ईस्टर्न एक्सपेडिशनरी आर्मी शुरू में मजाकिया रवैया अपनाए हुए थी। उन्हें लग रहा था कि दुश्मन कमजोर है और हालात पूरी तरह उनके कंट्रोल में हैं। लेकिन अब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने इन लोगों के मरने के संकल्प को बहुत कम आंका था। गुनी की दर्दनाक मौत देखकर सबके चेहरों से हंसी गायब हो गई और उसकी जगह गहरी गंभीरता आ गई। तभी उन्हें समझ आया कि उन्होंने न सिर्फ इन लोगों को, बल्कि पूरे इंडियन राष्ट्र को कम आंका था। इसके विपरीत इंडियन पक्ष का रुख काफी शांत था, क्योंकि यहां आने से पहले ही ये लोग मरने के लिए तैयार होकर आए थे।
अमिताभ, इन्फिनिट हेवनली वेनरेबल, मास्टर बुझिए और दावाइस्ट ज्ञान ने मंत्रों का जाप किया और अभी अभी मरे हिमेश की आत्मा के लिए प्रार्थना की। थ्री घोस्ट सेक्ट और आयन सेबर सेक्ट के लोग शोक में डूब गए। उन्होंने मानसिक रूप से तैयारी की थी, लेकिन दुश्मन की ताकत उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा थी। वे यहाँ से जिंदा लौटने के इरादे से नहीं आए थे, वे बस कुछ और दुश्मनों को अपने साथ ले जाना चाहते थे। अब लगता था कि यह लक्ष्य भी हासिल करना आसान नहीं होगा। गूनी, शाहरुख का सबसे भरोसेमंद अधीनस्थ था। उसकी मौत ने शाहरुख को पूरी तरह तेज कर दिया। कमबख्त, ये इंडियन मरने के लायक हैं। भगवान इन पापी इंडियन लोगों को दंड दें। सैंडर्स आगे बढ़ा, उसने क्रॉस का चिन्ह बनाया और बोला, ऐसा करते हैं, हम में से हर पक्ष 3-3 लोगों को भेजे ताकि वे गॉड से मिल सकें। केवल गॉड ही उनके पाप धो सकता है। ठीक है। शाहरुख और डार्क क्लैन दोनों ने सहमति में सिर हिलाया। अब वे बिल्ली चूहे का खेल नहीं खेलना चाहते थे, वे इन बाधाओं को जल्द से जल्द खत्म करना चाहते थे। आखिरकार तीनों पक्षों ने 3-3 लोग चुने और यह चयन बेहद सोच समझकर किया गया था। अगर बहुत ज्यादा ताकतवर लोगों को भेजते तो सामने वाला बहुत कमजोर होने पर उनकी इज्जत घटती। अगर बहुत कमजोर भेजते तो मकसद पूरा नहीं होता। डार्क क्लैन ने 3 वैम्पायर ग्रैंड ड्यूक्स भेजे। डिवाइन कोर्ट ने 3 होली नाइट्स भेजे, जिनकी ताकत हेवनली रैंक के शिखर के बराबर थी। शाहरुख ने अपने अधीनस्थ की मौत का बदला लेने के लिए गोल्डन लायन क्लैन के 3 योद्धा भेजे, तीनों ही हेवनली रैंक के शिखर पर थे। हालांकि तीनों पक्षों ने कुल मिलाकर केवल 9 लोग भेजे, जो इंडिया की संख्या से कम थे, लेकिन ताकत के मामले में वे बिल्कुल भी कम नहीं थे। क्योंकि यहाँ केवल मास्टर बूजी और डाउस्ट ज्ञान ही हेवनली रैंक पर थे, और वे भी अभी प्रारंभिक स्तर पर। इंडियन लोग निडर थे, लेकिन ताकत का अंतर बहुत ज्यादा था। लड़ाई शुरू होते ही उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। आयन सेबर सेक्ट के दर्जन भर शिष्य एक एक करके वहीं गिर पड़े। उनके पैरों के नीचे की पीली रेत उनके खून से लाल हो गई। मरते समय भी वे झुके नहीं। वे 3 पॉपुलर ट्रीज के बाहर ही गिरे और तीनों वेस्टर्न शक्तियां इंडिया की जमीन पर एक कदम भी नहीं रख सकी। थ्री घोस्ट सेक्ट की हालत भी कुछ अलग नहीं थी। वे भूत प्रेत और जादू टोने में माहिर थे, लेकिन सामने डिवाइन कोर्ट के 3 होली नाइट्स थे। अनेक प्रकार के जादुई मंत्र छोड़े गए, लेकिन सब आसानी से निष्प्रभावी कर दिए गए। आखिरकार बात निहत्थी थी और जानलेवा भिड़ंत तक आ पहुंची। तुम दुष्ट प्राणी, मर जाओ। एक होली नाइट की होली क्रॉस स्वॉर्ड चमकी और तरुण की एक बांह काटकर अलग कर दी। इस समय तरुण जैसे पागल हो गया। उसने अपनी चोटों की परवाह किए बिना बचे हुए बाएं हाथ से एक काली खंजर होली नाइट की दाहिनी बांह में घोंप दी। हे, भले ही मैं मर जाऊं, लेकिन तुम्हें भी चैन से नहीं रहने दूंगा। तरुण ने ठंडी हंसी हंसी, उसके खून से सने दांत चमक रहे थे। घिनौने जीव, तुम्हें मरना ही चाहिए। होली नाइट अचानक हमले से चौंक गया। हालांकि उसने तुरंत डिवाइन हीलिंग मैजिक से घाव भर लिया, लेकिन उसका गुस्सा चरम पर था। उसने फिर से होली लाइट क्रॉस स्वॉर्ड घुमाई और तरुण की दूसरी बांह भी काट दी, जो जमीन पर जा गिरी। उसे लगा सब खत्म हो गया, लेकिन अचानक तरुण ने लात मारी और जोर से होली नाइट के निचले पेट पर वार कर दिया। कमबख्त, होली नाइट आग बबूला हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि सामने वाला इतना क्रूर होगा। उसकी तलवार फिर चमकी और तरुण के दोनों पैर भी काट दिए गए। सबके आश्चर्य के लिए 4 अंक कट जाने के बाद भी तरुण ने हमला नहीं छोड़ा। उसका बचा हुआ धड़ हवा में उछला और होली नाइट के कान को दांतों से काट लिया। उसकी आंखों में गहरी नफरत भरी थी। ये होली नाइट हाल ही में पदोन्नत हुआ था और उसने कभी इतनी क्रूर लड़ाई नहीं देखी थी। वह पूरी तरह स्तब्ध रह गया, उसका आधा कान फट चुका था। दुश्मन की ताकत उससे कहीं कम थी, लेकिन उसकी निर्दयता रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। मुझे यकीन नहीं होता कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता। होली लाइट क्रॉस स्वॉर्ड उसके हाथ में फिर चमकी और सीधा तरुण के दिल में घुस गई। इसके बाद एक और वार हुआ और उसका सिर भी धड़ से अलग कर दिया गया। एक सिर हवा में उछला, उसका खून पीली रेत पर गिरा। सबको लगा लड़ाई खत्म हो गई, लेकिन तरुण मूल रूप से गोस्ट पात का साधक था। सिर कट जाने के बाद भी वह तुरंत नहीं मरा। हवा में उड़ता सिर फिर होली नाइट की ओर झपटा, उसके चेहरे पर खून थूक दिया और जोर जोर से हंसने लगा। भले ही मैं मर जाऊं, फिर भी तुम पर खून थूकूंगा। तुम बर्बर लोग इंडिया को छूने की हिम्मत करते हो। एक दिन तुम मेरी मौत से भी ज्यादा बदतर मरोगे। होली नाइट आग की तरह भड़क उठा।
वह पूरी तरह हावी था, फिर भी इतनी दुर्गति हो गई थी। उसने एक बार फिर तलवार चलाई और तरुण के सिर को अनगिनत टुकड़ों में काट दिया। इस पल के बाद ही लड़ाई पूरी तरह समाप्त हुई, लेकिन तरुण की निर्दयता सबके दिलों में गहरे उतर गई, जिसे सोचकर ही लोग कांप उठे। इधर बाकी इंडियन लोग भीषण युद्ध में उलझे थे और इस ओर ध्यान देने का समय नहीं था। दावाइस्ट ज्ञान एक वैम्पायर ग्रैंड ड्यूक से लड़ रहा था। दुश्मन का शरीर बेहद शक्तिशाली था और ज्ञान को लगातार पीछे हटना पड़ रहा था। मूर्ख इंडियन, मुझे तुम्हारा दिल चखने दो, देखूं कैसा स्वाद है। ग्रैंड ड्यूक को पूरा लाभ था। उसने हाथ बढ़ाया और सीधे ज्ञान डावस्ट की बाईं छाती में घुसा दिया। इसी क्षण डावस्ट ज्ञान के होठों पर एक मुस्कान आई। उसने कलाई घुमाई और 1 फुट लंबी पीचवुड स्वॉर्ड ग्रैंड ड्यूक के दिल में घोंप दी। आह! वैम्पायर ग्रैंड ड्यूक की चीख गूंज उठी। आमतौर पर उसे मारना आसान नहीं होता, लेकिन डावस्ट ज्ञान ने जान की बाजी लगाकर सीधा दिल भेद दिया था। हा, इंडिया को ललकारने की हिम्मत करते हो, मैं अपनी जान देकर भी तुम्हें कीमत चुकवाऊंगा। डावस्ट ज्ञान जोर से हंसा और फिर मुंह से खून उगल दिया। उसने चारों ओर देखा, बाकी सब लोग खून के तालाबों में गिर चुके थे। केवल साधु बुझिए अभी खड़ा था, लेकिन वह भी खून से लथपथ और गंभीर रूप से घायल था। साधु, अब मैं जा रहा हूँ। इस जीवन का मेरा एकमात्र पछतावा यह है कि मैं इंडिया के भीतर मर नहीं सका। अगर तुम्हें मौका मिले तो मुझे उस पार ले जाना। ये कहते हुए उसने इंडिया की दिशा में हाथ उठाकर इशारा किया। उसकी आंखों में अंतहीन पीड़ा और चाहत थी। फिर वो जोर से गिर पड़ा, बेजान। बुल नोज, साधु बुझिए और दावाइस्ट ज्ञान दशकों से मित्र थे। अपने पुराने दोस्त को मरते देखकर उसका दिल टूट गया। वह अपना दायां पैर घसीटता हुआ आगे बढ़ा। उसकी जांघ पर 1 फुट लंबा घाव था, इतना गहरा कि हड्डी दिख रही थी। लड़ाई रुक चुकी थी। हालात तय देखकर तीनों वेस्टर्न शक्तियां भी रुक गईं और आगे हमला नहीं किया। साधु बुझिए ज्ञान दावाइस्ट के पास पहुंचा। उसका कांपता, खून से सना हाथ दोस्त की बांह पकड़ना चाहता था, ताकि उसे अपनी गोद में ले सके। लेकिन वह खुद कई जगह से घायल था, बिल्कुल बेबस। आखिरकार वह बस 3 पॉपुलर ट्रीज की ओर रेंगता गया। उसे पता था कि उसका अंत तय है, इसलिए वह अपने दोस्त की आखिरी इच्छा पूरी करना चाहता था, इंडियन जमीन पर मरना। वापस जाना चाहते हो? मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। होली नाइट ने अपने चेहरे से खून पोंछा। उसका दिल क्रोध से भरा था। एक वार में उसने साधु बुझी का दायां पैर भी काट दिया। पैर कट जाने के बावजूद साधु बुझिए ने एक आवाज तक नहीं निकाली। उसके गंजे सिर पर ठंडा पसीना था, जो उसकी असहनीय पीड़ा बता रहा था। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बाएं हाथ से उसने कटा हुआ पैर पकड़ा, दाएं हाथ से ज्ञान डावस्ट को थामे रखा और अपने बचे हुए बाएं पैर से उछल कर 3 पॉपुलर ट्रीज की ओर बढ़ता रहा। वे दोनों बहुत धीरे धीरे आगे बढ़े, इंच दर इंच। पीछे खून की धार बहती रही, रेत पर लाल निशान छोड़ती हुई। दृश्य इतना भयानक था कि पीछे खड़े कई लोग अवाक रह गए, कुछ ने तो नजरें फेर लीं। सबके मन में एक ही सवाल था, आखिर कौन सी ताकत इन दोनों को सहारा दे रही थी, और वे उन 3 पेड़ों के उस पार ही क्यों मरना चाहते थे? वे इंडियन नहीं थे, इसलिए इंडियन आत्मा को नहीं समझ सकते थे। वे साधु बूजी के दिल में बसे अडिग विश्वास को कभी नहीं समझ पाएंगे। देखते हैं तुम और कितना टिक पाते हो। होली नाइट ने फिर तलवार चलाई और साधु बूजी का आखिरी बचा हुआ बायां पैर भी काट दिया गया। वो जोर से जमीन पर गिर पड़ा, ज्ञान दावाइस्ट के पास औंधे मुंह लेटा, हांफता हुआ। वो अब भी चुप था। उसने दायां पैर छोड़ दिया। उसका खून से सना बायां हाथ पीली रेत में गड़ गया, दायां हाथ ज्ञान दावाइस्ट को पकड़े रहा। वो अब भी आगे बढ़ने की कोशिश करता रहा। ये प्रक्रिया बेहद कठिन थी। पूरी ताकत लगाने के बाद भी वो बस कुछ सेंटीमीटर ही आगे बढ़ सका। लेकिन साधु बुझिए ने हार नहीं मानी। उसकी लाल आंखें इंडिया के आकाश की ओर देख रही थीं, उसके हाथ लगातार काम कर रहे थे। कमबख्त, अब मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा, फिर देखता हूँ कैसे वापस जाते हो। हालांकि साधु बुझी ने पलटकर देखा भी नहीं, फिर भी होली नाइट को गहरा अपमान महसूस हुआ। उसने होली लाइट क्रॉस स्वॉर्ड फिर उठाई। तलवार की रोशनी सीधे साधु बुझी के सिर पर तान दी गई। अभी मैं गंगा के साथ में कुछ एपिसोड्स को डाल रहा हूँ, बाकी मॉर्निंग में डाल दूँगा। कल सारी सीरीज़ के एपिसोड मिल जाएंगे, इंक्लूडेड टुडे। बाकी 2-3 दिन और एपिसोड कंटिन्यूस दूंगा मैं। उसके बाद डेली आना शुरू हो जाएंगे आपके एपिसोड, अल्टरनेटिव फिर नहीं आएंगे। फिलहाल के लिए कल मॉर्निंग शाम तक मैं कल प्रोवाइड करूँगा एपिसोड्स को।
बाकी आज 1-2 प्रोवाइड कर दूँगा।